नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं संदीप नागवंशी आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं इस महत्वपूर्ण सेशन में, जहां पे आज हम लोग जानने वाले हैं कि छत्तीसगढ़ के इतिहास के संदर्भ में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं और तीनों खंड को मिला के, जो इसका प्राचीन होता है, मिडिवल होता है, फिर आपके इसका मॉडर्न जो कि आधुनिक होता है, क्वेश्चंस के थ्रू कवर करने की कोशिश करेंगे। डायरेक्ट रूप से आपके पास 150 क्वेश्चंस आएंगे। मैंने थंबनेल में 200 प्लस लिखा है, ये तो कम ही है। आप देखेंगे तो 300 प्लस क्वेश्चन चला जाएगा। मैंने कहा डायरेक्ट 150 आएगा, लेकिन आप ध्यान से सुनेंगे तो 300 प्लस चला जाएगा। पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर रविंद्रनाथ मिश्र ने निम्न में से किस जगह से मौर्यकालीन आहत सिक्के की खोज की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे तो मौर्यों के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण इनके जो सिक्कों के बारे में, वो आहत सिक्के है, पंच मार्क्ड कॉइन। इसको आपको ध्यान रखना है। तो आरंग इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आरंग में जो मिले थे आहत सिक्के, इसकी खोज रविंद्रनाथ मिश्र ने की थी। हालांकि इसके सिक्के के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। मौर्यकालीन सिक्के यहाँ पे देखना, शक्ति से हमें प्राप्त हुई है। ठीक है, जांजगीर चांपा, अकलतरा, जांजगीर चांपा, ठीक, अकलतरा आपको दिख रहा होगा सेकंड पे। वहीं पे देखें थर्ड पे फिर सांगरगढ़ के, सारंगगढ़ के बार और देवगढ़, रायपुर के आरंग, तारापुर, उडेला। इसको आप एक बार पढ़ सकते हो। नोट करके मैंने लिखा है, जो कि आपके लिए आईएमपी ये हो सकता है। तुरतुरिया जो कि बलौदा बाजार में है, बुद्ध देव की विशाल प्रतिमा यहाँ से प्राप्त हुई है। ठीक है, मैंने इसको एडिशनल कुछ आपके लिए रखा था, यहाँ से हो सकता है वो पूछ ले सही जोड़ी में। ठीक बात। नेक्स्ट है, किस गुफा में नर्तक देवदत्त एवं नर्तकी सुतनुका के प्रेम गाथा का वर्णन है। एक्चुअली रामगढ़ की पहाड़ी में देखेंगे तो दो अपने पास आता है। एक तो जोगीमारा गुफा है, इसका सही आंसर जोगीमारा हो जाएगा, है ना। एक सीता बेंगरा गुफा आता है। हालांकि उसमें लक्ष्मण बेंगरा गुफा आप सरगुजम देखेंगे, ये आसपास सब आपको मिलेगा रामगढ़ की पहाड़ी में। ठीक है, तो जोगीमारा की गुफा में हमें नर्तक देवदत्त एवं नर्तकी सुतनुका के प्रेम गाथा का वर्णन मिलता है। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, इसकी खोज कर्नल औसले ने की थी। एक चीज याद रखना, कर्नल औसले। ठीक है, कर्नल औसले ने की थी। सिमिलरली सीता बेंगरा के बारे में देखना, तो ये प्राचीनतम नाट्यशाला इसे कहा जाता है। विश्व का प्राचीनतम नाट्यशाला इसे कह रहे हैं, और इसकी खोज भी कर्नल औसले के द्वारा की जाती है। ठीक बात है। नेक्स्ट में चलता हूँ। अगला है आपका, अशोककालीन मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है। कोटाडोल, कपाटपुरम, ठठारी। ठीक है, तो अशोककालीन जो मूर्ति है, ठीक, मूर्ति को आपको याद रखना है, ये आपके कोटाडोल से प्राप्त हुआ है। ठीक, और कपाटपुरम से अशोक के लाठ मिले हैं। ठीक है, दो चीज यहाँ से कवर हो जाते हैं। निम्न में से किसके समय में छत्तीसगढ़ को अधिष्ठी कहा जाता था। मुझे बताएंगे कि भाई महाभारत में क्या कहते थे, रामायण में क्या कहते थे। ठीक है, मैं लास्ट में बताऊंगा। आपके लिए छोटा सा टास्क जरूर रखा हूं मैं, है ना। पहले आप क्वेश्चंस करें, फिर मैं बताता हूँ टास्क क्या है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये है आपका सातवाहन। ठीक, नेक्स्ट में चलता हूँ। अब यहाँ से हम लोग, है ना, कुछ कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे इसके अगले क्वेश्चन से। सातवाहनों की राजधानी क्या थी, बताएंगे। तो सातवाहनों की राजधानी आपको याद रखना, प्रतिष्ठान थी। क्या थी, प्रतिष्ठान। तो प्रतिष्ठान ये सातवाहनों की राजधानी थी। उसके बाद हम लोग जब आगे जाएंगे तो नंदीवर्धन के बारे में पढ़ेंगे, फिर पुष्करी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे वाकाटक की राजधानी आपको ध्यान में रह जाएगा, तो इसमें लिख देता हूँ। वाकाटक की राजधानी नंदीवर्धन थी। ध्यान से सुनना, 3 क्वेश्चन बता रहा हूँ। पहला, सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान थी। वाकाटकों की राजधानी नंदीवर्धन थी। नलों की राजधानी पुष्करी थी। ठीक है, ये तीनों याद रह जाएगा। तो इसका सही आंसर प्रतिष्ठान था सातवाहनों के लिए, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्थान से सातवाहनों के सिक्के प्राप्त नहीं हुए हैं। क्वेश्चन को सुनना, नहीं हुए हैं बोल रहा है। ठीक, तो बालपुर है, मल्हार है, चकरबेड़ा है, आरंग। इसको मैंने रखा था, ये आरंग से मुझे मिला नहीं, है ना, कि आरंग से इनके सिक्के, है ना, इसके बारे में जानकारी नहीं मिलती है। तो आरंग से इनके सिक्के नहीं प्राप्त हुए हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को बनाने का मेरा मकसद अलग था। आप देखेंगे जो बालपुर, मल्हार और चकरबेड़ा है, यहाँ से सातवाहनों के सिक्के प्राप्त हुए हैं। फिर कह रहा हूँ, बालपुर जो शक्ति का है, मल्हार बिलासपुर का है, चकरबेड़ा बिलासपुर का है, यहाँ से इनके सिक्के प्राप्त हमें हुए हैं। लेकिन चकरबेड़ा में एक स्पेशल चीज़ और आ जाता है। ध्यान से सुनना, क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ ना रोम के सिक्के प्राप्त हुए हैं। मतलब सातवाहनों के समय में रोम के सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो अब रोम के सिक्के प्राप्त हुए हैं, इससे यहाँ निष्कर्ष निकलता है कि इनका व्यापारिक संबंध रोम से रहा होगा। तो आपको ऐसे भी घुमा के पूछे कि इनका व्यापारिक संबंध किससे था, तो रोम से था। आपको याद रखना है, सातवाहनों के व्यापारिक संबंध किससे पता चल रहा है, चकरबेड़ा में इनके सिक्के प्राप्त हुए हैं। प्लस करके एक चीज़ और याद रखना, नवागांव जो बेमेतरा है, यहाँ से भी इनके सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो इतने सारी चीज़ें एक क्वेश्चन से आपको मिल जाते हैं। नेक्स्ट चलता हूँ। सातवाहनों के शिलालेख
किस जगह से प्राप्त हुए हैं। अब इसके शिलालेख को लेकर आपको पूछा जा सकता है। फिर हम लोग काष्ठ स्तंभ भी जाएंगे। यहाँ पे देखना, जो सातवाहनों के इनके शिलालेख है, ये गुंजी जिसे दमोदरा भी कहते हैं। कौन सा हो जाएगा? गुंजी जिसे दमोदरा भी कहा जाता है, शक्ति में है, ठीक, शक्ति जिले के अंतर्गत है। यहाँ से इनके शिलालेख प्राप्त हुए। और इसमें ना आप देखेंगे तो इस शिलालेख के अनुसार आपको पता चलेगा सातवाहनों के एक राजा कुमार वर्दत श्री, मेरी राइटिंग पे मत जाना, ध्यान से सुनना, वर्दत श्री, इसका उल्लेख है कि इन्होंने अपनी आयु बढ़ाने के लिए गौदान दिया था, मतलब गायों को दान कर दिया था। ठीक है, कहाँ से प्राप्त हो रहा है? गुंजी शिलालेख से प्राप्त हो, जो कि सातवाहन कालीन है। कुमार वर्दत श्री के बारे में यहाँ से हमें जानकारी प्राप्त हो रहा है, स्पेशली हम लोग देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट में चलूँ, अगला है आपका, अगला क्वेश्चन है बूढ़ी खार से प्राप्त सातवाहन कालीन प्रतिमा। पहली चीज़ तो भैया सातवाहन कालीन प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हो रही है? हाँ, बूढ़ी खार से प्राप्त हो रही है। दूसरा, इसका निर्माण किसने किया था? इस प्रतिमा का निर्माण किया था राजा अपिलक ने, कुमार वर्दश्री ने, या फिर प्रजावती एवं भारद्वाजी। हमें पता चलता है कि प्रजावती एवं भारद्वाजी इन्होंने इसका निर्माण किया था। इसको आपको है ना ध्यान में रखना है। ये हो गया। नेक्स्ट में चलता हूँ, अगला क्वेश्चन है आपका, सातवाहन शासकों द्वारा कहाँ पर पोटानार तालाब बनाया गया था? तो क्वेश्चन में कुछ कुछ आंसर मिल रहा है ना। हाँ भाई, पोटानार तालाब सातवाहनों के द्वारा बनाया गया था, पहली बात तो ये है। अब ये है कहाँ पे? ठीक, तो इसके लिए मल्हार आपको ध्यान में रखना है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 आप देख रहे हो। अब मैं कुछ एक्सप्लेन यहाँ पे और कर रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन हमें जोड़नी है। 150 डायरेक्ट है, 300 बनानी है। ठीक, तो याद रखना, इनके समय में टॉलमी, याद रखना, जो सातवाहन कालीन शासक हम लोग कह रहे हैं ना, तो सातवाहनों के समय में छत्तीसगढ़ आया था एक टॉलमी, ठीक है, आया था, जो कि मिस्र का था। याद रहेगा क्या? टॉलमी इनके समय में एक यूरोपीय यात्री आया था, छत्तीसगढ़ आया था, जो कि मिस्र का था। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है, मल्हार में ही इनके शिलिंग, सुनना ना, शिलिंग मतलब ये मृण मुद्रा होते हैं, मृण मुद्रा, ठीक है, ये प्राप्त हुई मल्हार से ही प्राप्त हुआ है। तो 3 क्वेश्चन बनते हैं। सातवाहनों के द्वारा पोटानार तालाब मल्हार में बनाया जाता है, मल्हार में इनकी मृण मुद्रा प्राप्त हुआ है, जिसके शिलिंग हम लोग कह रहे हैं, और इनके समय में टॉलमी आया था, जो कि मिस्र से। ठीक बात है। नेक्स्ट में चलता हूँ, अगला क्वेश्चन है, सातवाहन कालीन काष्ठ स्तंभ की खोज किस तालाब में हुई थी? अब इसमें ना आपको कुछ कुछ ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे, इसका तो सही उत्तर रहेगा हीराबांध तालाब। कौन सा? हीराबांध तालाब। ठीक है, अब ये कहाँ पे है? ठीक है, तो इसके लिए आपको किरारी ग्राम याद रखना है, शक्ति के किरारी ग्राम। फिर कह रहा हूँ, ध्यान सुनना, किरारी ग्राम, ठीक है, ये शक्ति है, किरारी ग्राम शक्ति है। सर्वप्रथम लक्ष्मी प्रसाद उपाध्याय ने अध्ययन किया था, खोज मत बोलना। अभी वर्तमान में कहाँ है आपको बोले तो ये महंत घासीदास संग्रहालय रायपुर में है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बस सुन लो, याद हो जाएगा, ये तो हम लोग बार बार पढ़ते हैं, आपको मैं रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक है, अधिकारियों के नाम पदनाम यहाँ पे उल्लिखित है। आपने कई बार सुना होगा ना कि भाई किरारी से प्राप्त काष्ठ स्तंभ, इसमें अधिकारियों के नाम लिखे, लेकिन इसमें शासकों के नाम नहीं लिखे, याद रखना। ठीक, तो 3-4 चीज़ मैं बताया, इसके बारे में बताया हूँ। नेक्स्ट में चलता हूँ, कुषाणकालीन सिक्के, स्वर्ण सिक्के कह रहा है, ये किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो कुषाणकालीन जो स्वर्ण सिक्का है, ये तो भैया तेलीकोट से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? तेलीकोट। और ये तेलीकोट है क्या? ये खरसिया के समीप रायगढ़ में आप देखेंगे, है ना, यहाँ पे तेलीकोट है। तो यहाँ से हमें प्राप्त होता है कुषाणकालीन सोने के सिक्के। और ये 2 चीज़ मैंने और रखा है, झाजपुरी और कोरबा, इसमें तांबे के सिक्के इनके प्राप्त होते हैं, इसको भी आपको नहीं भूलना है। ठीक बात है क्या? नेक्स्ट में चलता हूँ, थोड़ी स्पीड कर लेंगे। वकाटक वंश के समकालीन वंश थे, कौन थे भैया? तो वकाटक पढ़ोगे तो 2 चीज़ों का हमेशा नाम आता है, गुप्त और नल का। कौन सा? गुप्त वंश और नल का, आपको ध्यान में रखना है, इसका समकालीन था। ठीक, मैं चलो यही कुछ बता देता हूँ क्या। वकाटक वंश की राजधानी है ना, मैं पहले आपको बताया था, एक बार और बताता हूँ। अब वकाटक वंश में आ गए तो इसकी राजधानी नंदीवर्धन थी। ठीक है, क्या थी? नंदीवर्धन थी। वकाटक वंश का संस्थापक विंध्य शक्ति था। 2 चीज़ याद रखना है, इसकी राजधानी नंदीवर्धन थी वकाटकों की, वकाटक वंश का संस्थापक विंध्य, है ना, विंध्य शक्ति था। लेकिन छत्तीसगढ़ में वकाटक वंश का संस्थापक आपको प्रवर सेन प्रथम को याद रखना है। 2 चीज़ मैंने बताया, कन्फ्यूज नहीं होना। छत्तीसगढ़ में वकाटक वंश के संस्थापक बोले तो प्रवर सिंह प्रथम हो जाएगा। ठीक है, और वकाटकों के संस्थापक आपको नॉर्मली पूछता है तो विंध्य शक्ति हो जाता है। ठीक बात है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बताऊँगा यार, जब प्रवर सेन है ना, यहाँ पे अब जब हम लोग पढ़ रहे थे, बताता हूँ, इसके पुत्र का नाम गौतमी पुत्र होता है। क्या होता है? गौतमी पुत्र।
आवाज़ सुन रहे हो क्या, गौतमी पुत्र होता है। अब इसकी अकाल मृत्यु हो जाती है। यही कारण है कि जो प्रवरसेन के बाद जो शासक बनता है ना, याद रखना, वो बनता है रुद्रसेन प्रथम। अभी रुद्रसेन प्रथम एक गौतमी पुत्र का पुत्र होता है, मतलब प्रवरसेन का पौत्र होता है, जो कि इसका अगला शासक बनता है। क्वेश्चन पूछते हैं इसलिए बता रहा हूँ आपको। बोला जाता है कि भाई रुद्रसेन प्रथम प्रवरसेन का क्या था, पुत्र था, पौत्र था, तो पौत्र था, और किस प्रकार से था इसको भी मैंने आपको बताया। नेक्स्ट में चलो जी, आज का अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वकाटक शासक के समय समुद्रगुप्त ने दक्षिण अभियान किया था, बताएंगे। रुद्रसेन द्वितीय, प्रवरसेन प्रथम, रुद्रसेन प्रथम। ठीक, तो रुद्रसेन प्रथम, इसके बारे में आपको ध्यान देना है। रुद्रसेन प्रथम इसके समय में, ठीक है, समुद्रगुप्त ने दक्षिण अभियान किया था। दक्षिण अभियान मतलब वो दक्षिण जीतने निकला था वो, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना, समुद्रगुप्त जब दक्षिण अभियान किया, इसके दौरान उन्होंने दो लोगों को हराया। पहला चीज तो भैया महेंद्र सेन को हराया, ठीक, महेंद्र सेन को हराया, और दूसरा है उन्होंने वराहराज को हराया। तो दोनों नाम काफी बार पूछा जाता है, आप एग्जाम आप निकाल के देखो कितने बार पूछा गया है चीज। गुप्त वंशी शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती का विवाह किस वकाटक शासक से हुआ था, ये पूछा जाता है, इसलिए मैंने रखा है। मैंने कहा ना कि जब हम लोग वकाटक पढ़ेंगे तो गुप्तों की बार बार चर्चा होगी, नलों की बार बार चर्चा होगी, ठीक। बस आप ध्यानपूर्वक सुनते जाएं। ये रुद्रसेन द्वितीय से होता है। इनके दो पुत्र होते हैं, एक दिवाकर होता है और एक दामोदर होता है। मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। इसको मैंने आपको क्लास में याद कराया था दादी से, ठीक। तो दिवाकर और दामोदर, इसको ध्यान में रखना है। तो अब तक आपने पढ़ा है, सबसे पहले प्रवरसेन प्रथम पढ़ा, रुद्रसेन प्रथम पढ़ा, और आप रुद्रसेन द्वितीय के बारे में अब देख रहे हो। ध्यान से सुनना, किसके बारे में, रुद्रसेन द्वितीय के बारे में। तो अगला शासक तो भाई इसके बेटे बनने चाहिए ना, दिवाकर या दामोदर में, और यही बनता है दामोदर। लेकिन दामोदर के नाम पे नहीं बनता, वो प्रवरसेन द्वितीय के नाम पे बनता है, याद रखना। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, इसलिए बता रहा हूँ। पूछा जाता है कि प्रवरसेन जो द्वितीय है, इसका मूल नाम क्या था, तो क्या बोलोगे, दामोदर था, ठीक है। तो ये चीज़ भी यहाँ से आपका कवर होता है। मैं नेक्स्ट चलता हूँ, अगला है, किस वकाटक शासक के दरबार में महाकवि कालिदास आए थे, और ये प्रवरसेन द्वितीय ही है। कौन है, प्रवरसेन द्वितीय, जो कि यहाँ पे देख रहे हो। इसके बारे में अभी भी मैंने बताया था कि इसका, ठीक है, मूल नाम क्या है, दामोदर सेन, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई। अब यहाँ पे देखना, महाकवि कालिदास जब इसके दरबार में आते हैं तो सरगुजा के रामगढ़ की पहाड़ी, ठीक है, यहाँ पे है ना, उन्होंने वो गए, और वहाँ पे देखेंगे तो मेघदूतम की रचना उन्होंने की। किसकी रचना की है, मेघदूतम की रचना उन्होंने की। इसका छत्तीसगढ़ी में अनुवाद मुकुटधर पांडे के द्वारा किया जाता है। कालिदास ने रामगढ़ की पहाड़ी को, उसके सौंदर्य को देख के उसे स्वर्ग का द्वार कहा। किसका द्वार कहा, स्वर्ग का द्वार कहा है। ये भी फैक्ट आपका बन जाता है। अब मैं एक चीज बताता हूँ, एक ही पेज में आपके 3-4 क्वेश्चन बनते हैं और बार बार पूछा जाता है। इसको क्वेश्चन से थ्रू न ला के मैं आपको कुछ समझाने के दृष्टिकोण से, तो इस पेज को स्पेशली आपके लिए मैंने बनाया ताकि आप समझो, उसी से क्वेश्चन बन जाएंगे। ध्यान से देखना, वकाटक वंश के अब 2 राजा सामने आएंगे। हमने अब तक पढ़ा उसके आगे नरेंद्र सेन और पृथ्वी सेन। और नरवंश के 2 राजा आपको उठा लेना है, भौदत्त वर्मन और अर्थपति भट्टारक। ये जो भौदत्त वर्मन होता है, ये ना, ठीक, नरेंद्र सेन पे आक्रमण कर देते हैं। जो एरो का निशान जिधर है उसको देखना, आक्रमण कर देते हैं। PDF मिल जाएगी, है ना, फोटो तो वहाँ पढ़ लेना। आक्रमण कर देते हैं। और आप बताओ वकाटकों की राजधानी क्या थी, ठीक है, वकाटकों की राजधानी क्या थी, हमने कहा नंदीवर्धन थी। उसको ये तहस नहस कर देते हैं। तो नंदीवर्धन की इन्होंने तहस नहस कर दिया। किसने किया, भौदत्त वर्मन ने किया, क्योंकि भौदत्त वर्मन नरेंद्र सेन पे आक्रमण कर रहे हैं, वकाटक वंश का राजा है। अब नरेंद्र सेन का पुत्र होता है पृथ्वी सेन। अब ये अपने पापा का बदला लेने के लिए, ठीक है, इसके बेटे को मार देता है। भौदत्त वर्मन के बेटे, जो कि अर्थपति भट्टारक है, इसको मार देता है। कहानी एकदम समझ में आ गया, बस नाम को आपको ध्यान रखना है। अब बताओ नल वंश की राजधानी क्या थी, मैंने कहा था पुष्करी थी। अब ये पुष्करी को तहस नहस कर देता है, कहानी खत्म है। बस यहीं से आपको पूछा जाता है घुमा घुमा के कि इसने ऐसे आक्रमण किया, इसने वैसे आक्रमण किया, इसकी जानकारी आपको कहाँ से मिलती है। तो एक एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है। कहानी तो समझ में आ गया, इसकी जानकारी आपको कहाँ से प्राप्त हो रही है कि भौदत्त वर्मन ने नरेंद्र सेन को हराया। यहाँ पे आप देखेंगे पृथ्वी सेन ने अर्थपति भट्टारक को हराया, ठीक। तो पहले वाले की जानकारी रिद्धिपुर, मैं R लिख दे रहा हूँ, है ना, रिद्धिपुर शिलालेख से प्राप्त होती है, और दूसरी वाली की जानकारी केसरी बेड़ा से प्राप्त होती है, ठीक है। तो यहाँ से आपके 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं। अब बताओ किस अभिलेख से यहाँ जानकारी प्राप्त होती है कि भौदत्त वर्मन ने नरेंद्र सेन को पराजित किया था। ऐसे क्वेश्चन बनता है, उसको मैंने आपको समझा दिया। बताएंगे मुझे,
तो ये आपका रिद्धिपुर, ठीक, शिलालेख हो जाएगा। ठीक बात है। और पृथ्वीसेन ने अर्थपति भट्टारक को कमेंट करके मुझे बताएंगे। ठीक, नेक्स्ट, गुप्तों के बारे में जानकारी की एकमात्र मतलब स्रोत कौन सा है? एकमात्र तो नहीं, और स्रोत है, बट एक सोर्स इनमें से देखेंगे तो कौन सा है? रिद्धिपुर है, केसरी बेड़ा है, कुलिया अभिलेख है, या फिर प्रयाग प्रशस्ति? तो ये हरिसेन कृत, मतलब हरिसेन के द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति, जहाँ से हमें गुप्तों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसको भी ध्यान में रखना, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं चलता हूँ। राजा समुद्रगुप्त ने दक्षिण अभियान के समय महेंद्र सेन एवं व्याघ्रराज को हराया था। वहां पे वराहराज लिखा था क्या? मैं एक चीज यहाँ पे आना, ठीक है, यहाँ पे एक वराना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैं बताता हूँ। यहाँ पे मैंने आपको बताया था वराहराज, इसको व्याघ्रराज कर लेना, व्याघ्रराज को हराया था, ठीक है, जो कि नलवंशी शासक है। याद रखना, व्याघ्रराज फिर कह रहा हूँ। राजा समुद्रगुप्त ने दक्षिण अभियान के समय महेंद्र सेन एवं व्याघ्रराज को हराया था। इसको ध्यान रखना है, व्याघ्रराज है, बिल्कुल सही है। बानाव्रत दुर्ग से रामगुप्त के सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक, ये दोनों कथन सही है भाई, ए एवं बी, ये दोनों कथन सही है, इसको आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। अब आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, यहाँ से कुछ कुछ और बताता आपको। चलो ठीक, यहाँ पे देखना, जो आरंग है ना, पहली चीज तो याद रखना भाई, जगह याद हो जाए। आरंग मैं कह रहा हूँ, खरसिया मैं कह रहा हूँ, और बानाव्रत दुर्ग, यहाँ से गुप्तों की सिक्के प्राप्त हुई है। और स्पेशली आरंग से देखेंगे तो कुमार गुप्त के रत्न जड़ित मयूर सिक्का प्राप्त हुआ है। फिर कह रहा हूँ, कुमार गुप्त के रत्न जड़ित मयूर सिक्का, और खरसिया से चंद्रगुप्त द्वितीय के धनुर्धारी सिक्का। एटलीस्ट दो चीज आपको याद होना चाहिए। कौन कौन से? कुमार गुप्त के रत्न जड़ित सिक्का आरंग से प्राप्त हुआ है, चंद्रगुप्त द्वितीय के धनुर्धारी सिक्का खरसिया से प्राप्त हुआ है। ठीक है। और इनकी स्थापत्य कला में देरानी जेठानी मंदिर, जो कि प्राचीनतम मंदिर है, आपको भी पता होगा, ये ताला गांव बिलासपुर। उसके बाद एक केवटिन मंदिर हो जाता है पुजारी पाली, ठीक, जो कि ब्रह्म किला आप कहते हो। ये इनकी स्थापत्य कला के अंतर्गत देखते हैं। तो इतने सारी जानकारी गुप्तों के बारे में एक पेज में आपको मिल जाएगी। आप रिवाइज कर रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, अन्यथा तो ऊपर ही जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अगला आपका क्वेश्चन हो जाएगा, छत्तीसगढ़ का प्रथम क्षेत्रीय राजवंश कौन सा है? अब तक आपने पढ़ा हो नेशनल था, राष्ट्रीय राजवंश था, जिसका प्रभाव हम लोग छत्तीसगढ़ में पढ़ रहे थे, ठीक है, क्योंकि स्पेशली आप उसको इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हो। लेकिन ऐसे राजवंश जो छत्तीसगढ़ में ही उपजा है, तो छत्तीसगढ़ का प्रथम क्षेत्रीय राजवंश के रूप में हम लोग राजश्री तुल्य कुलवंश को जानते हैं। ये राजश्री का जो स्पेलिंग है वो मिस टाइपिंग है, ये लिखने नहीं बनता है, हिंदी में एक बार देखना है ना, इसको ठीक ऐसा लिखा जाता है, लास्ट जो श्री है ये राजश्री हो गया है, ठीक, उसको याद रखना। तो राजश्री तुल्य वंश इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में चलूँ क्या, अगला है, अगला क्वेश्चन आपको हो जाएगा, राजश्री तुल्य वंश के संबंध में जानकारी के एकमात्र स्रोत कौन सा है? ठीक है, एरन अभिलेख, आरंग ताम्रपत्र हो जाएगा, या फिर मल्हार शिलालेख। इंपॉर्टेंट है ये, आरंग ताम्रपत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला है ना वंश है, आपको याद रखना स्थानीय, इसलिए पूछा जा सकता है। अंतिम शासक इसका हो जाएगा भीमसेन द्वितीय। सर इसको क्यों बता रहे हो, तो अभी समझ में आएगा। जो भीमसेन द्वितीय है, इन्होंने इसको जारी किया था फ्रॉम द बैंक्स ऑफ, ठीक है, स्वर्ण रिवर। तो इन्होंने आरंग ताम्रपत्र को आरंग से जारी किया था, स्वर्ण रिवर के तट से जारी किया था, ठीक है, याद रखना है, जो कि भीमसेन द्वितीय का है। और यही इस वंश के बारे में जानकारी का एक स्रोत है, एकमात्र स्रोत है, यही से हमें पता चलता है, ठीक है। चूंकि भीमसेन ने इसको आरंग से जारी किया था, इसलिए हम लोग मानते हैं कि इसकी राजधानी आरंग रही होगी। इसलिए आपको पूछे राजश्री तुल्य कुलवंश की राजधानी क्या थी, तो आरंग थी, इसको भी आपको ध्यान रखना। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से मैंने बता दिया, ठीक। अब राजश्री तुल्य कुलवंश के शासकों के क्रम को, है ना, थोड़ा सा मिस टाइपिंग होता है, इसको देखना, है ना, शासक आपको पता होगा ऐसे लिखा जाता है। तो आप बस क्वेश्चन को देखते जाएं, प्रैक्टिस करते जाएं, इसको क्रम से आपको जमाना है। ये जो आप सूरा देख रहे हो ना, ये प्रथम होता है, दैत्य प्रथम ये सेकंड होता है, विभीषण ये तीसरा होता है, भीमसेन ये चौथा होता है। तो 1 2 3 4 इसी का ये सही आंसर हो जाएगा। इसके आगे 5वां देखेंगे तो फिर से दैत्य सेकंड आ जाता है, ठीक, उसके बाद देखेंगे तो भीमसेन सेकंड आ जाता है, जो कि अंतिम शासक होता है। तो प्रथम शासक कौन? सूर्य या फिर सूरा, हु वॉज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी, ठीक है, और इसलिए इसे सूरा वंश भी कहा जाता है। यहाँ तक की चीजें क्लियर है। तो इसके अंतिम शासक कौन हो जाएंगे? तो भीमसेन सेकंड हो जाएंगे, आपको ध्यान में रखना है, जिन्होंने आरंग ताम्रपत्र जारी किया था। कहाँ से किया था? स्वर्ण नदी के तट से किया था भैया। और इसके राजधानी क्या हो जाएगी? चूंकि इन्होंने आरंग से इसको जारी किया था, इसलिए हम लोग एक कंक्लूजन निकालते हैं
कि इसकी राजधानी क्या रही होगी, ठीक है, आरंग रही होगी। क्लियर बात। नेक्स्ट मैं चलता हूँ। अगला, भीमसेन ने हरिस्वामी एवं बप्प स्वामी, ये ना बप्प स्वामी है ना, यहाँ पे देखना एक मिनट, ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ये रहेगा बप्प स्वामी, ठीक है। तो भीमसेन ने हरिस्वामी एवं वो है ना बद्ध स्वामी हो गए, इसको बप्प स्वामी करना, को भट्टपल्ली ग्राम दान में दिया था। ये बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर आप देखेंगे संभवतः इन्होंने गुप्तों की अधीनता स्वीकारी थी, ठीक। ये दोनों कथन सही हो जाएगा, आपका जो ऑप्शन नंबर सेकंड है, ये दोनों कथन इसका सही है। तेरा सिंघा, फिर कह रहा हूँ, ये है आपका तेरा सिंघा, ये मैं जो मैं लिखा हूँ ना इसको स्क्रीन शॉट कर रहा हूँ, ये ज़्यादा सही है ना, तेरा संघा है। तेरा सिंघा ताम्रपत्र हमें जानकारी देता है शल्य वंश के बारे में, प्रवतद्वारक वंश के बारे में, सरबपुरी वंश के बारे में बताएंगे। इस न शल्य वंश के बारे में आपको जानकारी देगा। प्रथम शासक सुमन्न राज होता है, राजमाता के रूप में एक नाम आपके पास सामने आता है, कभी पूछ दे, कौस्तुम्भेश्वरी देवी, ठीक है, कौस्तुम्भेश्वरी देवी, और इसके उपासक ये हो जाएंगे स्तंभेश्वरी देवी। उतने याद मत रखो, प्रथम शासक याद रख लेना, सुमन्न राज, ये ज़्यादा चांसेस है, और इसके जो ताम्रपत्र है जिसको मैंने क्वेश्चन बनाया, ये ज़्यादा चांसेस है, ठीक। तो कम से कम दो तो याद रहेगा, तेरा सिंगा कॉपर प्लेट, ठीक है, शैल्य वंश के बारे में हमें जानकारी देता है, और दूसरा याद रहेगा आपको प्रथम शासक, फर्स्ट रूलर वास सुमन्न राज, ठीक बात है। नेक्स्ट में चलता हूँ। अगला क्वेश्चन आपका, मल्हार शहर की स्थापना किसने की थी भाई? नरेंद्र ने की थी, प्रसन्न मात्र ने की थी, या फिर देखेंगे जयराज। अच्छा, एक चीज़ मुझे ना प्रवतद्वारक वंश के बारे में आपको बताना था, वो छूट जाएगा, यहीं पे देखना। प्रवतद्वारक वंश का शासन क्षेत्र आपको पूछे, देवभोग था, गरियाबंद में स्थित है देवभोग, ये इसका शासन क्षेत्र है, पूछा जाता है। मल्हार शहर की स्थापना किसने की थी? नरेंद्र ने, प्रसन्न मात्र, या फिर जयराज। प्रसन्न मात्र को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मल्हार को इसका प्राचीन नाम प्रसन्न है, प्रसन्नपुर होता है। तो प्रसन्न मात्र ने प्रसन्नपुर शहर बसाया, जो कि वर्तमान में हम लोग मल्हार के रूप में देखते हैं। जो प्रसन्न मात्र है, ये पूछा जाता है, इसके बारे में देखना। जो प्रसन्न मात्र है ना, इन्होंने सोने के सिक्के चलाए थे। प्रसन्न मात्र ने जो सोने के सिक्के चलाए थे, उसमें गरुड़ का चिन्ह अंकित था, गरुड़, शंख, ठीक है, ये जो है गरुड़, शंख है और चक्र है, ठीक। ये चिन्ह जो है उसके है ना सिक्के में अंकित है, पूछा गया क्वेश्चन, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक। और जो आप मनमात्र देख रहे हो ना, यहाँ पे मनमात्र बोलता हूँ, जयराज देख रहे हो, इसको दुर्गराज भी कहा जाता है, इसको मनमात्र भी कहा जाता है, कंफ्यूज नहीं होना। जयराज को दुर्गराज कहेंगे, मनमात्र भी कहेंगे। और इन्होंने दुर्ग शहर की स्थापना की थी। तो दुर्ग शहर की स्थापना किसने की थी? तो दुर्गराज ने की थी, मनमात्र ने की थी, या फिर दुर्गराज ने की थी, इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये दो चार चीज़ें यहाँ से और कवर हो जाते हैं। नेक्स्ट चलता हूँ, कौवाताल अभिलेख संबंधित है। ये कौवाताल अभिलेख किसका है? ये दुर्गराज से ही है, जो अभी अभी आपने देखा ना मनमात्र के बारे में, ठीक, जयराज के बारे में, दुर्गराज के बारे में, एक ही आदमी है ये कौवाताल अभिलेख इससे संबंधित है, ठीक है। और यहाँ पे दो चीज़ देख रहे हो, ये सुदेव राज है, सुदेव हो गया है, इसको सुदेव कर लेना, यहाँ पे देखना टिक मार रहा हूँ, ठीक है भैया, सुदेव कर लेना। सुदेव राज, प्रवर राज, व्याघ्रराज। तो सुदेव राज, प्रवर राज, व्याघ्रराज, ये दुर्गराज के पुत्र हैं, ठीक। नेक्स्ट में चलता हूँ, अगला है, सरबपुरी शासक सुदेवराज ने किसे सर्वाधिकाराधिकर्ता के पद पर नियुक्त किया था? उसको सुदेवराज कर लेना है ना, जो सुदेव सुदेव लिखा है ना, किसे किया था नियुक्त? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भैया इंद्रबल को हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में पांडुवंश की स्थापना किसने की थी? बताएंगे। नंदराज प्रथम ने की थी, इंद्रबल ने की थी, उदयन, जो आपने अभी अभी देखा, ठीक, इंद्रबल, इन्होंने जो है छत्तीसगढ़ में पांडुवंश की स्थापना की, इसको आपको ध्यान रखना है। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, कुछ ना सीक्वेंस इधर उधर हो गया क्वेश्चंस का, ठीक है। तो सरबपुरी वंश के बारे में, नल वंश के बारे में कुछ क्वेश्चंस, जो कि 8-10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको मैंने इस सेशन के लास्ट में ऐड कर दिया है, ठीक, क्योंकि सीक्वेंस इधर उधर हो गया, वो दूसरे फोल्डर में है। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चंस आ चुके हैं उसको हटा के उसको लाना थोड़ा मुश्किल है, तो याद रखना, उसको लास्ट में कराऊंगा, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना, कुछ और क्वेश्चन जो जैसे सीक्वेंस है उसी प्रकार से, लेकिन बीच का जो क्वेश्चन है, फिर कह रहा हूँ 8-10 क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा हैं वो आपको लास्ट टाइम कराऊंगा, ठीक है। असत्य कथन की पहचान करें। उदयन पांडुवंश का आदि पुरुष था एवं इंद्रबल वास्तविक संस्थापक था। खरौद स्थित, इसको याद रखना, खरौद स्थित लाखाचौर मंदिर का निर्माण ईशान देव ने किया था, ठीक है। महाशिव तिवर देव ने सकल कोशला अधिपति की उपाधि धारण की थी। नंदराज द्वितीय ने प्राग महेश्वर की उपाधि धारण की थी।
तो इसको आपको ध्यान से एक बार पढ़ना है। तो इसको असत्य कथन आप निकालेंगे तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा लास्ट वाला। ननराज द्वितीय ने प्राक महेश्वर की उपाधि है ना धारण की थी, ऐसा नहीं है। इन्होंने, आप बोलेंगे कौशल मंडलाधिपति, क्या कौशल मंडलाधिपति, ठीक है, इसकी उपाधि धारण की थी। किसने की थी? ननराज द्वितीय ने। जबकि प्राक महेश्वर आप देखेंगे तो हर्षगुप्त की हो जाती है। फिर कह रहा हूँ मैं, ननराज द्वितीय ने प्राक महेश्वर नहीं, प्राक महेश्वर हर्षगुप्त ने की थी। जबकि ननराज द्वितीय ने कौशल मंडलाधिपति की उपाधि धारण की थी। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में चलता हूँ, किस शासक के शासनकाल को पांडुवंश का उत्कर्ष का काल कहते हैं? इंद्रबल, उदयन, हर्षगुप्त। ठीक, महाशिवगुप्त तिवरदेव, आप लास्ट में आप देख रहे हो, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। महाशिवगुप्त तिवरदेव, इसके शासनकाल को पांडुवंश का उत्कर्ष का काल कहा जाता है। मौखरी शासक सूर्यवर्मा की पुत्री रानी वाष्टा देवी किसकी पत्नी थी? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। जो वाष्टा देवी है, इसका विवाह किसके साथ हुआ था? ठीक है, तो हर्षगुप्त आपको याद रखना है। हर्षगुप्त के साथ इसका विवाह हमें देखने को मिलता है, जो कि मौखरी शासक सूर्यवर्मा की पुत्री थी। एक चीज़ आपको बताना था, जो सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर है, यहीं पे बाद में कन्फ्यूजन हो जाएगा, आपको बताता हूँ। सिरपुर का जो लक्ष्मण मंदिर है, इसका निर्माण प्रारंभ, फिर कह रहा हूँ लक्ष्मण मंदिर है, इसका निर्माण प्रारंभ वाष्टा देवी, ठीक है, इन्होंने किया था। चूंकि हर्षगुप्त है, इसकी मृत्यु हो गई थी थोड़ी जल्दी। ठीक, तो वाष्टा देवी वहाँ पे थी, ठीक है, शासन संभालती है। तो उनके द्वारा जो है ना, इसका निर्माण स्टार्ट किया जाता है सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर का, जो कि बाला अर्जुन के काल में समाप्त होता है। मतलब इस मंदिर का जो कार्य पूर्ण किसने किया? ठीक है, बाला अर्जुन ने किया। यहाँ तक चीज़ एकदम क्लियर है। ठीक है, मंदिर के जो प्रशस्ति है, इसकी संरचना कवि ईशान करते हैं, लेकिन इतने मत जाओ डिटेल में। बस दो चीज़ कम से कम आपको याद होनी चाहिए। जो वाष्टा देवी है, ये लक्ष्मण मंदिर की शुरुआत करते हैं बनाना, और इसका जो पूर्ण है, ठीक, बाला अर्जुन के काल में होता है। ठीक है, नेक्स्ट में चलता हूँ। अगला आपका जो क्वेश्चन हो जाएगा, सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला पांडुवंशी शासक कौन था? तो ये बाला अर्जुन था, आपको ध्यान रखना है। इसे छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्णकाल कहते हैं, इसके शासनकाल को छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्णकाल है ना, उत्कर्ष का काल किसको कहा जाता है, उसको बोलेंगे। तो वो हमने ऊपर पढ़ा, महाशिवगुप्त तिवरदेव। और स्वर्णकाल किसे कहा जाता है, आपको बोले है ना, किसके शासनकाल? तो वो है ना, शिवगुप्त आप बोल लो, बाला अर्जुन। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, बाला अर्जुन करके आप सीधा भी याद रखो, चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में चलो, आज का आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, महाशिवगुप्त बाला अर्जुन के संबंध में असत्य कौन सा है? ठीक, उपाधि परम महेश्वर थी एवं उपासक शैवधर्म। लक्ष्मण मंदिर शिलालेख सेन कपाट अभिलेख इससे संबंधित है। ठीक, दो चीज़ है, लक्ष्मण मंदिर शिलालेख अलग है, सेन कपाट अभिलेख अलग है। ये धार्मिक सहिष्णु थे, सभी धर्म को या फिर सभी धर्मों का विकास इनके समय में हमें दिखता है। उनके स्वर्ण सिक्के भैया ये मल्हार से है ना प्राप्त नहीं हुए, बल्कि ये बालपुर शक्ति से प्राप्त हुए। कहाँ से प्राप्त हुए? बालपुर शक्ति से प्राप्त हुए। इसको आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर चौथा, ये इसका सही आंसर है। ठीक, महाशिवगुप्त बाला अर्जुन ने निम्न में से किस मंदिर का निर्माण सिरपुर में किया था? बताएंगे। सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, गंधेश्वर मंदिर, अंडलदेव मंदिर, बालेश्वर मंदिर। ठीक, तो गंधेश्वर महादेव मंदिर सिरपुर में इन्होंने किया था, गंधेश्वर महादेव मंदिर का। लेकिन इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है कि सिद्धेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पे किया था? तो ये पलारी में इन्होंने किया था। अंडलदेव मंदिर के बारे में खरौद आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इसको भी आप याद रख लो। बालेश्वर मंदिर भी इन्होंने कराया था, इसके बारे में एग्जैक्ट जगह नहीं मिलता। इस सभी निर्माण उन्होंने कराया है, लेकिन सिरपुर में देखेंगे तो गंधेश्वर जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक बात है, नेक्स्ट में चलो। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री वेंटसांग छत्तीसगढ़ कब आया था? 639 ईस्वी में आया था। इसको आपको ध्यान रखना है, इसका सही आंसर पहले ही हो जाएगा। 639 ईस्वी में ये आते हैं। सिरपुर और मल्हार है ना, सिरपुर और मल्हार की है ना यात्रा करते हैं। नेक्स्ट है, पाली के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जाजलदेव प्रथम ने कराया था, या फिर विक्रमादित्य जो बाणवंशी इन्होंने कराया था, शंकरगढ़ इन्होंने कराया था। इसका सही आंसर विक्रमादित्य हो जाएगा। विक्रमादित्य ने पाली के शिव मंदिर का निर्माण कराया था। आपको बोले भैया है ना, इसका जीर्णोद्धार किसने कराया था? तो जाजल देव हो गया, ये जाजल्य देव है, तो जाजल्य देव प्रथम करना इसको है ना, इन्होंने इसका जीर्णोद्धार कराया था। दो क्वेश्चन बनते हैं, निर्माण किसने कराया? विक्रमादित्य ने कराया, जो कि बाणवंशी था। जीर्णोद्धार किसने कराया? तो जाजल्य देव ने कराया। ठीक है, जो कि प्रथम है। द्वितीय भी जाजल्य देव होते हैं, वो नहीं है। ठीक।
कलिंग सोमवंशी शासकों को उपाधि, त्रिकलिंगाधिपति, महेश्वर, ठीक है, महाराज या फिर इनमें से कोई नहीं। इनकी जो उपाधि थी भाई कलिंग वाले त्रिकलिंगाधिपति थी, लेकिन कौशलेंद्र भी, इसको भी पूछा गया है, कौशलेंद्र, ठीक, ये उपाधि भी इनकी थी, इसको भी आपको ध्यान रखना है। कलिंग सोमवंशी शासकों में देखेंगे ना तो एक होता है शिवगुप्त, ध्यान से सुनना, एक होता है शिवगुप्त, ठीक है, और यही इस वंश का संस्थापक हो जाता है। मैं सिर्फ सोमवंश का नहीं बोल रहा हूँ, कलिंग के सोमवंश का, ठीक है, इसके संस्थापक हो जाते हैं। एक चीज़ याद रखना, इसको पूछा जाता है मारंजमुर शिलालेख, फिर कह रहा हूँ मारंजमुर शिलालेख, ये ययाति से संबंध है। महाशिवगुप्त बोला जाता है भाई उसको प्रथम ययाति, लेकिन ययाति भी याद रखोगे काम चल जाएगा, ठीक है, ययाति से संबंध है। नेक्स्ट हम लोग चले, अगला क्वेश्चन आपका, छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश कब स्थापित हुई, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1000 ईस्वी, ये सभी जानते होंगे, ठीक है, 1000 ईस्वी से 1741 तक ही चलता है, सर्वाधिक समय तक ही शासन करने वाला, ठीक, राजवंश होता है, याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का संस्थापक कौन था भाई? कलिंग राज था, कमल राज था, रत्नदेव प्रथम था, हर कोई जानता होगा, ये कलिंग राज था। इसमें इसको आपको ध्यान रखना है, कलिंग राज छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के संस्थापक हो जाते हैं। इसको अच्छे से वो किया था, सेट किया था, बट इसमें टाइपिंग अच्छे से नहीं हो पाया। इस क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ, 3-4 क्वेश्चन बनता है। पहला, रतनपुर शाखा का अंतिम शासक आपको बोले तो रघुनाथ सिंह आपको याद रखना है। क्या याद रखोगे? पहली चीज़ तो उस चीज़ को मिटा लो ताकि आपको लिखते बने, इसको लिखो आप लोग, ठीक, रघुनाथ सिंह याद रखना है। दूसरा, रायपुर शाखा का अंतिम शासक, फिर कह रहा हूँ रायपुर शाखा का अंतिम शासक वो अमर सिंह होगा। कौन होगा? अमर सिंह होगा। मराठा अधीन अंतिम कलचुरी शासक, अब ये मराठा अधीन बोल रहा है, ठीक है, मराठा अधीन अंतिम लिखा है, प्रथम नहीं, अंतिम लिखा है, तो अंतिम में मोहन आ जाएगा और प्रथम में आपको याद रखना है फिर से रघुनाथ सिंह आएगा। कलचुरी शासक कलिंग राज की राजधानी तुमाड़ थी। कलिंग राज के बारे में जानकारी अमोदा ताम्रपत्र एवं रतनपुर शिलालेख से प्राप्त होती है। ये अमोदा है, इसको अमोदा करना आपने पढ़ा होगा, है ना, छोटा छोटा मिस्टेक को मैं आपको बस बता रहा हूँ, बस आप प्रैक्टिस करते जाना। तो कलचुरी शासक कलिंग राज, ठीक है, इसकी जो हमें जानकारी अमोदा ताम्रपत्र से प्राप्त होता है, रतनपुर शिलालेख से, है ना, इससे भी हमें प्राप्त होती है। ये दोनों कथन बिल्कुल सही है, लेकिन आपको पूछा जाता है जो अमोदा ताम्रपत्र है इससे जानकारी हमें तो मिल रही है कलिंग राज के बारे में, लेकिन ये ताम्रपत्र क्या कलिंग राज का है? नहीं है। याद रखना, अमोदा ताम्रपत्र पृथ्वीदेव प्रथम का होता है और रतनपुर शिलालेख होता है ये जाजलदेव प्रथम का होता है। ये उत्कल अभियान ना, याद रखना आपको, ये ना कलचुरी शासक है, इनके समकालीन होता है, एक समकालीन इसके शासक होता है, ठीक, त्रिपुरी वाला, त्रिपुरी कलचुरी के एक समकालीन शासक इसका होगा, वो गांगे देव होता है। अभी गांगे देव उत्कल जितने निकलता है तो इसका जो सैन्य सहायता, इसको जो सैन्य सहायता जो है कमल राज पहुंचाते हैं, याद रखना, कमल राज इसकी सहायता कर देते हैं। चलो मैं आपके साथ उत्कल अभियान में सहायता करने जाता हूँ। तो उत्कल अभियान से लौटते समय इन्होंने साहिल्य नामक एक वीर पुरुष को अपने साथ में लाया था, आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट चलता हूँ, किस कलचुरी शासक ने अपनी राजधानी तुमाड़ से रतनपुर स्थानांतरित की थी? ठीक है, तो इसका सही आंसर रत्नदेव प्रथम हो जाएगा। एक्चुअल में कलिंग राज की राजधानी तुमाड़ थी, कमल राज की राजधानी तुमाड़ थी, रत्नदेव प्रथम की राजधानी भी तुमाड़ थी, लेकिन रत्नदेव प्रथम 1050 ईस्वी में रतनपुर शहर का निर्माण करते हैं और उसी को अपनी राजधानी बनाते हैं। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि तुमाड़ से किस किस कलचुरी शासक ने शासन किया है? तो कलिंग राज ने भी किया है, कमल राज ने भी किया है, रत्नदेव ने भी किया है, भले उन्होंने चेंज कर दिया लेकिन किया तो वहाँ से है, ठीक। उसके बाद ये रतनपुर को अपनी राजधानी बनाते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। रत्नदेव प्रथम ने अनेक तालाबों को निर्माण कराया, इसको आप ऐसे पढ़ोगे ज़्यादा सही है। रतनपुर में अनेक तालाबों को निर्माण कराया। रतनपुर को कुबेरपुर की संज्ञा दी जाती है क्योंकि इसकी प्रसिद्धि बहुत, है ना, दूर दूर तक फैली थी। रत्नदेव प्रथम ने महामाया मंदिर रतनपुर का निर्माण रत्नदेव प्रथम के द्वारा किया जाता है। तुमाड़ स्थित गज किला का निर्माण रत्नदेव प्रथम ने किया था, ये इसका गलत हो जाएगा, ठीक है। ये तुमाड़ स्थित नहीं, ये जो है रतनपुर स्थित, आपको याद रखना है। रतनपुर में गज किला का निर्माण रत्नदेव प्रथम ने कराया था, तो इसमें तुमाड़ लिखाया था, वो रतनपुर है, ठीक है। ये थोड़ा सा मिस्टेक टाइपिंग रहता है ना, इसको तुम्मड़ हो गया, इसको तुमाड़ लिख लेना, ठीक। मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान में रखना है, ठीक। वो नहीं है, लेकिन क्या है, रतनपुर में कराया था, तो असत्य कथन था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। रतनपुर में विशाल तालाब का निर्माण किसने कराया था? पृथ्वीदेव प्रथम, जाजलदेव प्रथम, ठीक, या फिर कमल राज?
तो रत्नदेव प्रथम ने, है ना, वहाँ पे देखें तो अनेक तालाबों का निर्माण कराया, ठीक है, रतनपुर में। लेकिन वहाँ पे विशाल तालाब का निर्माण पृथ्वीदेव प्रथम ने कराया था। इसको आपको ध्यान रखना है। तो आपको पता होगा रतनपुर को टंकियों का शहर भी कहते हैं, ठीक है, आपको पता होगा टंकियों का शहर, तालाबों की नगरी, ये सब चीज़ से नाम से, है ना, उसको जाना जाता है, ठीक। यहाँ पे मंदिर को लेकर कुछ कुछ आता है। जैसा आप देखेंगे रत्नदेव प्रथम रत्नेश्वर मंदिर का निर्माण कराएंगे, ठीक है। प्रथम पृथ्वीदेवेश्वर मंदिर का निर्माण कराते हैं, ठीक। अमोदा ताम्रपत्र, मैंने आपको इसके पहले बताया था कि जो अमोदा ताम्रपत्र है पृथ्वीदेव प्रथम से संबंधित है। पृथ्वीदेव प्रथम को अमोदा ताम्रपत्र के अनुसार 21,000 ग्रामों का स्वामी कहा जाता है। एक एमपी फैक्ट हो जाएगा। दूसरा, पृथ्वीदेवेश्वर मंदिर का निर्माण इन्होंने तुमाड़ में किया। बंकेश्वर मंदिर, है ना, जो तुमाड़ में स्थित बंकेश्वर मंदिर है, इसकी चतुष्किका का निर्माण कराया। याद रखना, किसका निर्माण कराया है? चतुष्किका का निर्माण कराया है। तो अब बताओ बंकेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो इसके पहले आपने रत्नदेव प्रथम पढ़ा था, कंफ्यूज मत होना। रत्नदेव प्रथम ने बंकेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। पृथ्वीदेव प्रथम ने बंकेश्वर मंदिर के चतुष्किका का निर्माण कराया, जो सामने होता है ना 4 खंभों का, उसका निर्माण इसने किया था। इसको आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट में चलता हूँ। लाफागढ़ किला कोरबा का निर्माण पृथ्वीदेव प्रथम ने कराया था, ठीक, ये पहला आपका। दूसरा, छिंदक नागवंशी शासक सोमराज को पृथ्वीदेव प्रथम ने पराजित किया। दूसरा, जाजलदेव प्रथम ने गज शार्दुल की उपाधि धारण की थी। पृथ्वीदेव प्रथम का विवाह राजल्ला से हुआ था, ठीक है। असत्य कथन की आपको पहचान करना है। तो इसका जो असत्य कथन सेकंड हो जाता है, सबको पढ़ लेना, ध्यान से पढ़ लेना। ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये सोमेश्वर देव है एक्चुअल में, ठीक। छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव है, ठीक। इसको आपको ध्यान रखना है, ये सोमेश्वर देव है। सोमराज यहाँ पे टाइपिंग हो गया, सोमेश्वर देव प्रथम, इसको जो है किसने हराया था? ठीक, जाजलदेव प्रथम ने हराया था। इसको आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट है, असत्य कथन की पहचान करो। जाजलदेव प्रथम ने स्वर्ण एवं तांबे के सिक्के जारी किए। बिल्कुल सही बात है। स्वर्ण सिक्के जारी करने वाले कलचुरियों के नाम आपको ध्यान में रखना है 3: जाजलदेव प्रथम, रत्नदेव प्रथम, पृथ्वीदेव द्वितीय। जाजलदेव प्रथम, रत्नदेव द्वितीय, ठीक है, पृथ्वीदेव द्वितीय। रत्नदेव प्रथम बोल दिया था कि याद रखना, जाजलदेव प्रथम, रत्नदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय, ठीक। ये स्वर्ण सिक्के जारी करते हैं। पृथ्वीदेव प्रथम ने सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण की थी। ये भी इसका सही हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, तो याद रखना इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर है, क्योंकि सभी, है ना, सही आंसर यहाँ पे, है ना, सही कथन आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने नक्टा मंदिर, जो कि विष्णु मंदिर है, ठीक है, निम्न में से किसने नक्टा मंदिर, जो कि एक विष्णु मंदिर है, इसका निर्माण कराया था? जाजलदेव प्रथम। जाजलदेव प्रथम के साथ जाना, जाजलदेव प्रथम ने ही इसका निर्माण किया था। प्लस जाजलपुर शहर का भी निर्माण किया। भाई एक चीज़ और याद रखना, जो जाजलदेव प्रथम है ना, इन्होंने जाजल्यपुर शहर का निर्माण किया, जो कि वर्तमान के जांजगीर चांपा के रूप में आप जानते हो। इसका निर्माण जाजलदेव प्रथम के द्वारा किया जाता है। असत्य कथन पहचानना है। सबसे अधिक अभिलेख पृथ्वीदेव द्वितीय के प्राप्त हुए हैं। पृथ्वीदेव द्वितीय का सेनापति जगतपाल था। कोनी शिलालेख रत्नदेव द्वितीय से संबंधित है। लखनी देवी मंदिर जांजगीर चांपा में है। कौन सा इसका असत्य है बताएंगे? सभी सत्य है, आपको याद रखना है। जो लास्ट में है लखनी देवी, जो कि एकवीरा मंदिर है, लखनी देवी मंदिर, ये जांजगीर चांपा में नहीं है, ये रतनपुर में है। कहाँ पे? रतनपुर में है। इसका निर्माण सेनापति गंगाधर राव ने किया था। किसने किया लखनी देवी मंदिर का निर्माण? याद रखना है, सेनापति गंगाधर राव ने किया है। ये पूछा जाता है, एकवीरा मंदिर बोल के पूछे, लखनी देवी मंदिर बोल के आपको पूछे। रत्नदेव द्वितीय है ना, इसके द्वारा पूरारती मंदिर का निर्माण किया गया। ये भी रतनपुर में है। क्या? पूरारती मंदिर, जो कि एक शिव मंदिर है, इसका निर्माण किया गया है रत्नदेव द्वितीय द्वारा। फिर कह रहा हूँ, एकवीरा मंदिर ये सेनापति गंगाधर के द्वारा किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट है, निम्न में से किस शासक की राजधानी कोस गई थी? अब हम लोग रतनपुर शाखा से थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, है ना, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, बहारेंद्र शाह। बहारेंद्र शाह इसकी राजधानी कोस गई थी। बहारेंद्र शाह के बारे में 2 चीज़। बहरैया तालाब आपने सुना होगा, बहरैया तालाब, ये रतनपुर में इसका निर्माण करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है महामाया मंदिर की सभागृह। मैंने महामाया मंदिर का निर्माण किया नहीं बोल रहा हूँ, महामाया मंदिर का सभागृह है, उसका जीर्णोद्धार किया। किसने किया है? बहारेंद्र शाह ने किया। ये 2 फैक्ट आपको याद रहेगा। नेक्स्ट है, किस कलचुरी शासक ने मुगलों के, है ना, दरबार में सेवा दी थी? तो ऐसा कहा जाता है कि जो कि कल्याण शाह है ना, ये मुगल दरबार में गए थे दिल्ली,
जो कि बहुत सारे जहांगीरनामा के अनुसार प्राप्त होता है, जहांगीर के दरबार में थे, ठीक है ना। बस्तर के दीवार गीतों में भी यहाँ बताया जाता है कल्याण शाह जो दिल्ली गया था, मुगल दरबार में गया था। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? बादल महल का निर्माण राजसी ने कराया था, राजसी ने राजपुर शहर का निर्माण किया या फिर उसको बसाया, रघुनाथ सिंह के समय 1741 में मराठा आक्रमण हुआ था, उपरोक्त सभी। सत्य कथन है भाई उपरोक्त सभी, इसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखना, रघुनाथ सिंह के समय में 1740 ईस्वी में, ठीक है, मराठा आक्रमण हुआ था और आक्रमण किया था, ठीक है, मराठों की तरफ से जो सेनापति था भास्कर पंत, भास्कर पंत ने किया था, जो कि रघुजी प्रथम का सेनापति था, ठीक। नेक्स्ट में चलता हूँ। आज का अगला क्वेश्चन है, कलचुरियों की रायपुर शाखा की स्थापना किसने की थी? केशव देव, सिंघड़देव, रामचंद्र देव। एक्चुअल में संस्थापक के रूप में हम लोग रामचंद्र देव को मानते हैं, जबकि प्रथम शासक है ना, प्रारंभ आपको याद रखना है, प्रारंभ केशव देव से होती है, ठीक है, लेकिन प्रथम शासक रामचंद्र देव को मानते हैं। संस्थापक भी से माना जाता है। और रामचंद्र देव ने अपने पुत्र, इसको पुत्र का नाम ब्रह्मदेव होता है, ध्यान से सुनना, ब्रह्मदेव राय इसे कहा जाता था, राय। तो रामचंद्र देव ने अपने पुत्र ब्रह्मदेव राय इसके नाम पर रायपुर शहर की स्थापना की। तो रायपुर को किसने बनाया भैया? तो रामचंद्र देव ने बनाया है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी आपके क्वेश्चन का विषय हो सकता है, ठीक। महासमुंद स्थित अगला क्वेश्चन है, जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये ब्रह्मदेव राय, जो अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, ब्रह्मदेव राय, इसके समय में होता है ना जगन्नाथ मंदिर का निर्माण, जो कि महासमुंद में स्थित है। इसका निर्माण ना देवपाल ने किया था, आपने सुना होगा देवपाल, है ना, इसको मैंने आपको पढ़ाया था। इसका निर्माण इनके द्वारा किया जाता है, याद रहेगा क्या? ठीक है। और मैंने आपको रायपुर शहर के बारे में बता दिया, रामचंद्र देव, है ना, रामचंद्र देव ने किया था, अपने पुत्र ब्रह्मदेव राय के नाम पर रायपुर शहर की स्थापना की थी, आपको याद है। नेक्स्ट मैं चलता हूँ, अगला आज का क्वेश्चन हो जाएगा, कलचुरीकालीन शासन प्रशासन अंतर्गत जमाबंदी विभाग का प्रमुख होता था। जमाबंदी विभाग को क्या कहते हैं, उसके प्रमुख क्या कहते थे? ये ना मंत्री है, उसके बाद अधिकारी भी आपको देखना पड़ेगा। तो मंत्रियों को कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आपको बता देता हूँ मैं। जैसे कि जमाबंदी विभाग के जो प्रमुख मंत्री था उसको महाप्रमात्री कहते थे, सही आंसर हो जाएगा। और संचार विभाग का प्रमुख मंत्री उसको महाप्रतिहार कहते थे। वहीं पे महासंधि विग्रह के लिए आपको देखना है, ये विदेश विभाग का होता था, विदेश विभाग मंत्री होता था। और वहीं पे महाकोटपाल देखेंगे तो दुर्ग की रक्षा करने वाला होता था। तो दुर्ग के रक्षकों, है ना, इनको जो है महाकोटपाल कहते थे, मतलब रक्षक को। और महासंधि विग्रह विदेश विभाग के प्रमुख को कहा जाता था। उसी प्रकार आपको अधिकारी पूछ दे, राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी कौन था, ऐसा, ठीक। तब आपको याद रखना ये महाक्ष पटलिक था। कौन था? महाक्ष पटलिक था। लेकिन शुल्किक आपको पूछे, एक कर संग्रहण अधिकारी होता था। वहीं पे महाभंडागारिक आपको पूछे, ये मुख्य कोषाध्यक्ष होता था। नाम से ही है, आप नाम को पढ़ते हैं, है ना, अच्छे से पढ़ेंगे तो समझ में आपको आ जाएगा। शुल्किक शुल्क वाले हो जाते हैं ना, कर संग्रहण से वो जुड़ेंगे। डांडिक के बारे में आप देखेंगे तो ये न्याय अधिकारी होता था, जो कि नाम से इसके बारे में स्पष्ट जानकारी आपको मिल रही है, ठीक है। कलचुरियों की पंचकुल संस्था, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इस व्यवस्था में प्रमुख को क्या कहते थे? कलचुरियों के समय में एक पंचकुल व्यवस्था होती थी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें 5 सदस्य होंगे, इसके सदस्यों की संख्या 5 से 10 होती थी, ठीक। इसके प्रमुख को, इसमें से एक प्रमुख होता था, उसको महत्तम कहते थे। क्या कहते थे? महत्तम। और ये 5 से 10 आप सदस्य देख रहे हो, इन्हें महत्तर कहा जाता था, ठीक बात है, इसको आपको याद रखना है। और नगर प्रमुख को पूर्व प्रधान और ग्राम प्रमुख को ग्रामकूट कहते थे, ठीक। 2 चीज़ और मैंने आप यहाँ से आपको जोड़ दिया। नेक्स्ट है भोरमदेव मंदिर, जो कि कवर्धा स्थित है। इसका निर्माण किस वंश के शासनकाल में हुआ था? सोमवंश, फड़ी नागवंश। नो डाउट भाई, कवर्धा में हम क्या पढ़ते हैं? फड़ी नागवंश पढ़ते हैं। इनके समय में हुआ था। शासक गोपाल देव था। किसके शासन काल में हुआ था? शासक आपको बोले, किस शासक के शासन काल में? तो गोपाल देव था। किसके द्वारा ही निर्माण किया गया? तो लक्ष्मण देव राय के द्वारा किया गया है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक। 3 क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं। नेक्स्ट में चलता हूँ, कवर्धा स्थित मड़वा महल एवं छेरकी महल की स्थापना किसमें, है ना, किसके समय में हुई थी? तो रामचंद्र देव के द्वारा, है ना, मतलब इनके समय में मड़वा महल एवं छेरकी महल की स्थापना होती है। और चलते हैं, बस्तर में छिंदक नागवंश का शासन काल था। एक्चुअल में नागवंशी 2 प्रकार से हम लोग देखते हैं, एक फड़ी नागवंश, एक छिंदक नागवंश। फड़ी नागवंश हम लोग कवर्धा क्षेत्र में देखते हैं, छिंदक नागवंश हम लोग बस्तर क्षेत्र में देखते हैं, ठीक। तो हम लोग बस्तर की बात करें तो याद रखना है 1023 से 1324 ईस्वी इनका शासनकाल होता है,
ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ आपको जाना है 1023 से 1324 ईस्वी। क्षेत्र कभी पूछ ले भाई तो याद रखना चक्रकोट, भ्रमरकोट और बारसूर इसका क्षेत्र हो जाएगा। नृपति भूषण वॉज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। नृपति भूषण इस वंश का संस्थापक हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट में चलता हूँ। अगला है छिंदक नागवंश शासकों के स्वर्ण सिक्के कोडिंगा क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। बिल्कुल सही बात है। कुरुषपाल शिलालेख सोमेश्वर देव प्रथम से संबंधित है। ठीक, ये दोनों कथन सही हैं, इसको भी ध्यान रखना है। 2 फैक्ट आपको और यहाँ से मिल जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? कौन सा नहीं है? टेमरा सती अभिलेख जो है ये हरिश्चंद्र देव से, हरिश्चंद्र से, बिल्कुल सही है। एर्राकोट अभिलेख ये नृपति भूषण से, बारसूर अभिलेख ये कल्हड़ देव से, ये भी सही है। लेकिन नारायणपाल लेख आप देख रहे हो ये सोमेश्वर देव प्रथम से नहीं है, याद रखना है आपको। ये नारायणपाल जो लेख है ना ये सोमेश्वर देव की माता गुंडमा देवी से संबंधित है। और सोमेश्वर देव के बारे में मैंने पहले बताया कुरुषपाल अभिलेख, ठीक है, वो सोमेश्वर देव से संबंधित है, याद रहेगा। इसके पहले वाला क्वेश्चन मैंने बताया। ठीक, ये दोनों चीज को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, छिंदक नागवंशी शासक जगदेव भूषण धारावर्ष के बारे में जानकारी बारसूर अभिलेख से प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है? बारसूर अभिलेख से प्राप्त होती है। मधुरांतक की राजधानी राजपुर थी। सोमेश्वर देव प्रथम के स्वर्ण सिक्के बिलासपुर से प्राप्त हुए हैं। सोमेश्वर देव प्रथम को पृथ्वीदेव प्रथम ने हराया था। इस क्वेश्चन को मैंने पहले और रखा था, याद रखना। जो सोमेश्वर देव प्रथम है, ठीक है, छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव प्रथम है, इसको पृथ्वीदेव प्रथम ने नहीं जबकि जाजलदेव प्रथम ने हराया था। किसने? जाजलदेव प्रथम ने हराया था। इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में चलो, बारसूर स्थित 32 मंदिर का निर्माण सोमेश्वर देव प्रथम ने किया था, इसको आपको ध्यान रखना है। फिर मैं नेक्स्ट चलता हूँ, छत्तीसगढ़ में काकती वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? ठीक है, अब छिंदक नागवंशी को छोड़ के अब हम लोग काकती वंश पे आते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। अन्नमदेव हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा? अन्नमदेव हो जाएगा। दंतेवाड़ा स्थित दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण किसने किया था? नो डाउट हर कोई जानते हैं ये अन्नमदेव है, जो कि डंकनी संकनी नदी के संगम स्थल पर बनाते हैं, त्राला ग्राम में बनाते हैं, दंतेवाड़ा में बनाते हैं। यहाँ तक की चीज़ एकदम क्लियर है। लेकिन काकती वंश के जो संस्थापक के रूप में हम लोग अन्नमदेव को देख रहे हैं, इससे रिलेटेड एक आईएमपी चीज़ और आ जाता है पूरे काकती वंश को लेके। बस्तर में सबसे अधिक समय तक शासन करने वाली जो वंश है वो काकती वंश होती है। बस्तर में कहा मैंने, छत्तीसगढ़ में तो कलचुरी आपको पता ही है, बस्तर में बोले तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अंतिम शासक के रूप में प्रवीण चंद्र भंजदेव को देखते हैं। मैं पीवी लिख रहा हूँ, है ना। प्रवीण चंद्र भंजदेव को हम लोग देखते हैं अंतिम शासक के रूप में, काकती वंश के रूप में। आपको बताऊँ मतलब काकती वंश के बारे में। इनकी कुल देवी दंतेश्वरी माँ थी, इसको भी आपको पूछते हैं। तो ये 3 फैक्ट यहाँ से बनते हैं। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हुई। अन्नमदेव के बारे में याद रखना भाई, इसकी जो राजधानी थी मधोता थी। फिर आगे चल के चक्रकोट होगा, फिर बस्तर हो जाएगा, ये हम लोग देखेंगे। किस काकती शासक ने रथपति को उपाधि धारण की थी? आपको पता है भाई, ये जो पुरुषोत्तम देव है ये जगन्नाथ के उपासक हैं। तो पुरी के जगन्नाथ, आपको याद रखना, पुरी में जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए गए थे। जगन्नाथ स्वामी के पेट के बल से रखते हुए गए, ठीक है, जगन्नाथ स्वामी दर्शन किए। और वहाँ के राजा के द्वारा 16 पहियों का रथ इन्हें दिया जाता है, और वहीं से आते हैं और रथपति को उपाधि भी उनके द्वारा दिया जाता है। तब से इन्होंने, है ना, रथपति की उपाधि धारण की थी। ये आपको पूछा जाता है। तो रथपति की उपाधि कैसे धारण किया आपको पता चला, कौन है? पुरुषोत्तम देव। और आके रथ खींचने की परंपरा चालू करते हैं, बस्तर दशहरा की परंपरा चालू करते हैं, गोंचा पर्व, रथ यात्रा, सब चीज चालू करते हैं। कौन करते हैं? पुरुषोत्तम देव। नेक्स्ट में चलो, अगला क्वेश्चन है आपका, पुरुषोत्तम देव ने बस्तर में गोंचा पर्व रथ यात्रा शुरुआत की थी। बिल्कुल सही है, सत्य कथन चुनना है आपको। इन्होंने ही अपनी राजधानी चक्रकोट बनाई। अब मधोता से चक्रकोट बनाते हैं। अभी देखे ना, मधोता थी, ठीक। इनका विवाह कंचन कुंवर बघेलिन से होता है। इसमें बहुत कुछ मिलता है, ठीक, बस ये इंपॉर्टेंट है तो पूछ ले। उपर्युक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में चलता हूँ, किस शासक ने अपनी राजधानी चक्रकोट से बस्तर स्थानांतरित की थी? अब बताओ, मधोता हमने अन्नमदेव के समय देखा था, पुरुषोत्तम देव के आते आते पुरुषोत्तम देव ने चक्रकोट की। अब चक्रकोट से बस्तर किसने किया? ठीक, तो इसके लिए दिक्पाल देव को आपको याद रखना है। कौन? दिक्पाल देव। इनके संबंध में एक शिलालेख, दंतेवाड़ा शिलालेख पूछा जाता है, वो छत्तीसगढ़ी मिश्रित गद्य रूप में है। क्या? छत्तीसगढ़ी मिश्रित गद्य रूप में। 2 फैक्ट मैंने बता दिया। नेक्स्ट में चलता हूँ, बाहर से थोड़ा नॉइस आ सकता है ना, तो थोड़ा देखना आप। किस काकती शासक के समय में प्रथम मराठा आक्रमण हुआ था? ठीक है,
तो ये दलपत देव हो जाएंगे। अब यहाँ पे मैं समझाता हूँ। दलपत देव के दो पुत्र हुए, एक दरिया देव, एक अजमेर सिंह। मैंने बताया था आपको जब पढ़ाया था, ठीक है। ये दोनों में सत्ता को लेकर संघर्ष हो जाता है, ठीक। इसलिए मैंने अगला क्वेश्चन बनाया है कि किन दो काकतीय शासकों के मध्य सत्ता संघर्ष हुआ था, आपको पूछे तो वो दरियादेव एवं अजमेर सिंह है। कहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, अजमेर सिंह एवं दरियादेव, ये फर्स्ट ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। लेकिन दलपत देव के बारे में यहाँ पे मैं कुछ बताता हूँ। इसका सही आंसर तो दलपत देव है, ठीक है। दलपत देव, इसके समय में जो प्रथम मराठा आक्रमण हुआ ना, आक्रमण करने वाला नीलू पंडित था। कौन था? नीलू पंडित ने आक्रमण किया था। दलपत सागर, ये जगदलपुर में आप देखते हो ना दलपत सागर, वो इसी दलपत देव ने बनाया था। ये छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। अब आपने अभी अभी देखा था कि चक्रकोट से बस्तर स्थानांतरित किया था दिगपाल ने, हमने पढ़ा इसके पहले। अब बस्तर से जगदलपुर राजधानी स्थानांतरित जो है दलपत देव के द्वारा किया जाता है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। यहाँ से एक चीज़ और बताता हूँ। ये जो अजमेर सिंह और दरियादेव के बीच सत्ता संघर्ष हो रहा है ना, इसी से हलवा विद्रोह जन्म लेता है। अजमेर के साथ पूरा है ना हलवाओं का समर्थन होता है। अजमेर की तरफ पूरा हलवा समर्थक होते हैं, उसके लीडर के रूप में अजमेर आते हैं। और दरियादेव यहाँ से अब तक स्वतंत्र शासन हो रहा होता है और ये मराठों से हाथ मिलाते हैं सत्ता पाने के लिए, ठीक है। मैंने डिटेल्स और पढ़ा रहा है। शुरू में अजमेर जीतते हैं, फिर ये हाथ मिलाएंगे, थोड़ा सा यंत्र रचेंगे। अब उसके बाद दरियादेव अजमेर सिंह को हराने में सफल हो जाते हैं और इसमें बहुत हलवाओं का रक्तपात होता है, ठीक है। बहुत भीषण रक्तपात आपको देखने के लिए मिलता है। इसे हलवा विद्रोह का रूप ले लेता है। हलवा विद्रोह 1774 आपको याद होगा, इसमें ये होता है। फिर आगे चल के दरियादेव जब हाथ मिलाए हैं, भाई अब मेरे से हाथ मिलाएगा, मैं इसका सहायता करूंगा जीतने में, तो मैं तो कुछ मांगूंगा ना, तो उससे मिलूंगा, मैं संधि करूंगा। तो दरियादेव के साथ संधि होता है जिससे मिला है, ठीक है। उसी को मैंने आगे रखा है। बस्तर का प्रथम जनजाति विद्रोह हलवा विद्रोह है, 1774 में होता है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक। इसको मैं आपको बताने वाला था। ये कब होता है? 1774 में होता है। इसके नेतृत्व करता अजमेर सिंह था। अजमेर को बस्तर का क्रांति का मसीहा कहते हैं। बस्तर में क्रांति के मसीहा कहा जाता है। ये दो फैक्ट और मिल गया। अब भैया जब दरियादेव ने अजमेर को हराने के लिए षड्यंत्र रचा था, ठीक है, तो कुछ पाने के लिए भाई लोग तो आएंगे, सहायता किए हैं, तो उसके लिए कोड़पाड़ की संधि होती है। कोड़पाड़ की संधि 6 अप्रैल 1778 को होती है। 1778, 6 अप्रैल 1778 को होती है। जयपुर नरेश विक्रम देव के साथ होती है। बिम्बाजी भोसला के प्रतिनिधि अवीर राव के साथ होती है और अंग्रेज अधिकारी जॉनसन, क्योंकि इन्होंने सहायता पहुंचाई थी। इनके मध्य कोड़पाड़ की संधि होती है। भाई अब बिक जाता है इन द सेंस, मतलब वो अब मराठों के अधीन चला जाता है। बस्तर की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि कोड़पाड़ की संधि से बस्तर की स्वतंत्रता समाप्त हुई। बस्तर छत्तीसगढ़ का अंग बन गया, क्योंकि छत्तीसगढ़ स्वतंत्र राज हो रहा था। मराठा अधीन प्रथम कलचुरी शासक दरियादेव होता है। अब बताओ, मराठा का अधीन आ गया, दरियादेव कौन सा हो जाएगा? मराठा का अधीन हो जाएगा। तो प्रथम शासक दरियादेव है। ये 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से निकलते हैं। नेक्स्ट में चलता हूँ। अंग्रेज अधिकारी चार्ल्स इलियट किस काकतीय शासक के शासनकाल में बस्तर आया था? बताएंगे मुझे। दरियादेव था, भोपाल था, महिपाल, ठीक। तो अब यहाँ पे आपको ध्यान में रखना, इसका सही आंसर भैरम देव हो जाएगा, लास्ट वाला, ठीक। भैरम देव के समय में ये आते हैं। 2 चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है। पढ़ाने की रहता तो बहुत अच्छे से और आपको बताता मैं, इसकी जब क्लास तो और लेने ही वाला हूँ, ठीक। 1854 इसमें बस्तर मांडलिक राज्य बनता है। ये याद नहीं रखोगे चलेगा, लेकिन 1886 आपको याद रखना ही है। दीवान नियुक्ति करने का निर्णय लिया जाता है। अब बोलते हैं कि भाई अब शासक हैं, हम लोग दीवान के माध्यम से करेंगे, क्योंकि अब उनके अधीन चला गया तो उनके हिसाब से करेंगे अब वो, क्योंकि स्वतंत्रता समाप्त हो गई बस्तर की, ठीक बात है। एक विद्रोह याद रख लेना, रानी कुंवर है, ये जुगराज कुंवर का। एक्चुअली जो भैरम देव है ना, भैरम देव की 2 पत्नी थी, एक जुगराज कुंवर, एक स्वर्ण कुंवर। कितनी पत्नी थी? 2 पत्नी, जुगराज कुंवर और एक स्वर्ण कुंवर। अब भैरम देव तीसरी शादी करने जा रहा था, जिसका नाम था नवाबाई, जो कि मुस्लिम महिला थी। इसलिए जुगराज कुंवर ने विद्रोह कर दिया, कहा कि तुम महिला को छोड़ दो, मुस्लिम को, या फिर बस्तर की राजगद्दी छोड़ दो, और ये सफल हो जाती है। इसे बस्तर के इतिहास में रानी चोरिस के नाम से जाना जाता है। रानी चोरिस मतलब क्या होता है? रानी मतलब रानी, चो मतलब की होता है, चा मतलब का होता है, मतलब का की होता है, ये मान लो, और रिस मतलब गुस्सा होता है, कोप होता है। तो रानी का कोप कहा गया इसे, रानी का गुस्सा, ठीक है। तो रानी चोरिस के नाम से इसे जाना जाता है।
इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक, तो बस्तर की रानी युवराज कुंवर का विद्रोह ये सफल होती है। ठीक, सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि किसने धारण की थी? भाई सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि रुद्र प्रताप देव ने। इसकी भी अलग कहानी है, बट इतना याद रख लो, पूछेगा। असत्य कथन की पहचान करें। फैगनम गेर ने बस्तर रियासत में अनिवार्य शिक्षा लागू की। बिल्कुल सही है। घटी पोनी प्रथा स्त्रियों के क्रय विक्रय से संबंधित था, इसको भी मैंने आपको पढ़ाया था। छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला शासिका प्रफुल्ल कुमारी देवी थी, ये भी बिल्कुल सही है। अंतिम काकती शासक रुद्र प्रताप देव था, गलत है। मैंने शुरुआत में ही कहा है कि प्रवीण चंद्र है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर से असत्य कथन की आपको पहचान करना है। रुद्र प्रताप देव ने जगदलपुर को चौराहों के शहर के रूप में विकसित किया। बिल्कुल सही बात है, चौराहों के शहर हम लोग जगदलपुर को कहते हैं, जो कि रुद्र प्रताप देव ने विकसित किया है। प्रवीण चंद्र भंजदेव छत्तीसगढ़ की रियासत के विलीनीकरण के समय हस्ताक्षर किया है, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि अंतिम शासक तो उसी के समय हुआ। प्रवीण चंद्र भंजदेव की मृत्यु 25 मार्च 1968 को हुआ है, ये गलत है, 1968 नहीं 1966 है, 25 मार्च 1966 को हुआ है, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। क्या बात सही है? प्रवीण चंद्र भंजदेव के नाम पर तीरंदाजी के क्षेत्र में खेल पुरस्कार दिया जाता है, ये भी इसका सही आंसर हो जाएगा, मतलब एक सही कथन हो जाएगा। गलत आपको चुनना था, तीसरा कथन गलत है, 25 मार्च 1966 उसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट में चलो, छत्तीसगढ़ में प्रथम मराठा शासक कौन था? बिंबाजी भोसला, नो डाउट हर कोई जानता होगा, बिंबाजी भोसला थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं चलता हूँ। आज का अगला क्वेश्चन हो जाएगा असत्य कथन की पहचान करना है। बिंबाजी का शासनकाल 1758 से 87 रहा। बिंबाजी ने दशहरा में स्वर्ण पत्र देने की प्रथा शुरू की थी, भाई इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। मराठों के छत्तीसगढ़ में प्रथम राजधानी बिलासपुर नहीं रायपुर थी, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। असत्य कथन आपको छांटना था। बिंबाजी की मृत्यु पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, 7 दिसंबर 1787 को हुई है। ठीक है, नेक्स्ट में चलता हूँ। अगला है बिंबाजी की मृत्यु। यहाँ पे एक चीज और बताता हूँ, आरंभिक शासन ना दीवानों के माध्यम से होता था जब बिंबाजी शासक थे, प्रथम शासक, लेकिन आरंभिक तौर पे आप देखोगे दीवानों के माध्यम से शासन होता था। समझने वाली चीजें समझेंगे हम लोग जब पढ़ेंगे। आपने पढ़ के आया होगा तो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपने पढ़ा होगा। एक पढ़ा होगा आपने नीलू पंथ, 2 दीवान के नाम, एक घोड़ो पंथ, है ना, इनका नाम आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट में चलता हूँ। बिंबाजी की मृत्यु के बाद किसने शासन की बागडोर संभाली? बिंबाजी मृत्यु उसकी हो जाती है ना, फिर उसकी वाइफ होती है आनंदी बाई, ये शासन की बागडोर संभालती हैं। उमाबाई और रमाबाई इनकी पत्नी होती है, 3 पत्नियां होती हैं, लेकिन आनंदी बाई अपने हाथों में लेती हैं, और ये तो सती हो जाती है, उमाबाई ये सती हो जाती है। लेकिन यहाँ पे 3 चीज आपको याद रखना होता है। एक है मिस्टर लैंकी। मिस्टर लैंकी ये छत्तीसगढ़ आया था 1790 में। 1790 भले याद ना रखो, लेकिन किसके समय में आ रहा है वो याद रखना है। मिस्टर मार्ट आया था और अलेक्जेंडर इलियट आया था, आपको याद रह जाए तो मैं बताता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट चलें। निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? बिंबाजी के संबंध में आपको बताना है, जो कि नेक्स्ट में। ठीक है, वही क्वेश्चन है, नेक्स्ट मैंने इसको अलग से और है ना मॉडिफाई इसको कर दिया। रायपुर रतनपुर का प्रशासनिक एकीकरण किया है बिंबाजी ने, भाई ये बिल्कुल सही है। राजनांदगांव में खुज्जी 2 जमींदारियां है ना प्रारंभ की, ये भी बिल्कुल सही है। रतनपुर में उच्च न्यायालय की स्थापना की, उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्विक तरीके से चल रहा हूँ मैं थोड़ा, है ना। ठीक, मैं सोच के क्वेश्चन बनाया कि आप पढ़ के आए हो, समझाने वाला काम यहाँ पॉसिबल उतना नहीं होता है यार। ठीक, नेक्स्ट में चलता हूँ। अगला है गंधेश्वर महादेव मंदिर, जो कि सिरपुर में है, इसका जीर्णोद्धार किसने किया था? बताएंगे, मैंने कहा था इसको किसने बनाया था, कमेंट करके बताओ तो बता सकते हो आप। ठीक, गंधेश्वर महादेव मंदिर, इसका निर्माण, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे कुछ ऐड करना है मुझे, एक चीज़ ऐड करना है, रुक जाओ, आगे बढ़ने से पहले भूल जाऊंगा। राम टेकरी मंदिर का निर्माण रतनपुर में, ये भी बिंबाजी के शासनकाल में देखने को मिलता है। क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है 2 चीज। राम टेकरी मंदिर का निर्माण रतनपुर बिंबाजी के शासनकाल में मिलता है। दूधाधारी मठ का जीर्णोद्धार भी मिलता है। दूधाधारी मठ रायपुर में स्थित है, जिसका निर्माण बलभद्र दास ने किया था। उसका जीर्णोद्धार हमें बिंबाजी के शासनकाल में मिलता है। याद रहेगा तो ये 2 चीज मैं आपको और बता दिया हूँ। गंधेश्वर वाला हम लोग देखेंगे, जीर्णोद्धार वाला, तो ये चिमड़ा जी हो जाएगा। ये चिमना लिखा है ना, ये चिमड़ा है, चिमड़ा। ठीक, चिमड़ा जी हो जाएगा। सेना धुरंधर की टाइटल ये धारण किया था, एक चीज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट में चलता हूँ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, सूबेदारी व्यवस्था। इसके जन्मदाता कौन है? वेंकोजी है। ठीक है, वेंकोजी है। फॉरेस्टर, ब्लांट छत्तीसगढ़ इनके समय में आए थे, इसको आपको ध्यान में रखना है। वेंकोजी के समय में फॉरेस्टर आया था, और ब्लंट है ना, ब्लांट या ब्लंट, ये छत्तीसगढ़ आया था। पुरसो जी के बारे में, या फिर परसो जी, इसको पुरसा जी भी बोला जाता है, इसके बारे में एक चीज याद रखना, इसे बाला साहब भोसला भी कहते थे, लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट है सूबेदारी व्यवस्था के जन्मदाता वेंकोजी। छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम सूबेदार कौन था? महिपत राव दिनकर, हाँ जी यही था। कौन था?
महिपत राव दिनकर था। सूबा शासन को कभी पूछा जाता है भाई, अलग अलग होता है ना, प्रत्यक्ष मराठा शासन, फिर सूबादारी व्यवस्था स्टार्ट हो, सूबा शासन है ना, वो देखते हो, फिर पुनः भोसले शासन, ब्रिटिश के अधीन मराठा शासन, ये बहुत कुछ है। मैं कह रहा हूँ ना, पढ़ के आए होंगे, ऐसा मैं क्वेश्चन बनाया हूँ। ठीक, तो आप प्रैक्टिस करो। ठीक है, एक ही दिन एग्जाम है आपका। नेक्स्ट में चलता हूँ। अच्छा, सूबा शासन को याद रखना है 1788, ये पूछा जाता है ना, याद रखना 1788 से 1818। ठीक, 1818 तक चलता है। इसका मुख्यालय रतनपुर होता है। 8 सूबेदार हमें दिखते हैं, है ना, आपको याद रखना है। तो महिपत राव दिनकर, विट्ठल राव, भवानी कालू, ऐसे 8 सूबेदार आपको दिखेंगे। प्रथम महिपत राव दिनकर होता है। यूरोपीय यात्री फॉरेस्टर, जैसे कि मैंने आपको शासक भी बताया, लेकिन इसको याद रखना है कि सूबेदार महिपत राव दिनकर के समय भी ये होता है। महिपत राव दिनकर का आनंदीबाई से संघर्ष दिखता है, क्योंकि भाई सूबेदार आप करे हो, आनंदीबाई ने अपने हाथों में शासन लिया उस टाइम पे, आप सूबेदार की नियुक्ति कर रहे हो। ठीक है, नियुक्ति कर रहे हो तो भाई उसके साथ तो सत्ता संघर्ष दिखेगा ना, तो दिखता है। सूबेदार विट्ठल राव के समय ब्लंट आया था। ठीक है, महिपत राव दिनकर का जो आप शासनकाल देखते हो 1788 से 1796 रहा है, जो कि गलत है। 1788 से 1790 रहा है। ठीक है, महिपत राव दिनकर का। विट्ठल राव दिनकर का 1790 से 1796 रहा है। ठीक, याद रह जाए तो इसको आपको ध्यान रखना। सही आंसर लास्ट ऑप्शन। परगना पद्धति के जन्मदाता कौन है, वो याद रखना है, ये विट्ठल राव है। मतलब सूबेदारी तो चलते रहेगा, बीच में लोग बोलते हैं परगना पद्धति लाए, है ना, अब मतलब परगना में बांटेंगे ये। ठीक, तो याद रखना है परगना पद्धति के जन्मदाता विट्ठल राव है। हाँ जी, बिल्कुल सही है। दिनकर, विट्ठल राव दिनकर बोल के आएगा। परगना पद्धति 1790 से 1818 चलेगा यहाँ से, क्योंकि 1790 से इसका स्टार्ट होता है विट्ठल राव का। अब आगे परगना पद्धति स्टार्ट करते हैं तो 1818 तक ही चलेगा। परगना पद्धति के प्रमुख को कामा विस्तार कहा जाता था। याद रहेगा क्या, कामा विस्तार, फिर कह रहा हूँ कामा विस्तार होता था। यहीं पे याद रखना, हम लोग सूबेदार की बात कर रहे हैं। प्रथम सूबेदार महिपत राव दिनकर को कहा। भवानी कालू के बारे में याद रखना, ये सबसे कम अवधि तक शासन करने वाला सूबेदार था भवानी कालू। और सबसे अधिक, है ना, बोलेंगे वर्ष तक शासन करने वाला जो सूबेदार हो जाएगा वो केशव गोविंद हो जाता है, केशव गोविंद। ठीक, आगे चल के आएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट हम चलते हैं। परगना पद्धति की अवधि बिल्कुल सही है। परगना प्रमुख को विस्तार कहा जाता है, कामा विस्तार कहते हैं। सूबेदार भवानी कालू सबसे कम समय तक शासन किया था। इनमें से कोई नहीं, कोई भी असत्य नहीं है, सभी सत्य है। नेक्स्ट, सबसे अधिक समय तक शासन किया है भैया सूबेदार में केशव गोविंद, 1797 से 1808 चलेगा। कोलब्रुक इनके समय में आया था, कभी पूछ देता है, याद होगा आपको तो कोलब्रुक। ठीक, नेक्स्ट में चलता हूँ। छत्तीसगढ़ का अंतिम सूबेदार कौन था, यादव राव दिवाकर अंतिम सूबेदार था। छत्तीसगढ़ का प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक कौन था, अब ना अधीक्षकों के माध्यम से स्टार्ट होता है, बहुत देखने को मिलेगा आपको, आपने पढ़ा होगा तो समझ में आया होगा। ठीक, नेक्स्ट में चलता हूँ। कैप्टन एडमंड एग्न्यू सैंडिस, तो सबसे प्रथम में एडमंड आपको याद रखना है। ठीक, एडमंड आपको याद रहेगा जी, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश अधीक्षक ने छत्तीसगढ़ में डाकतार व्यवस्था, है ना, डाकतार व्यवस्था ये शुरू किया था। ठीक, किसने किया था भाई, मुझे बताएंगे। तो याद रखना है आपको, ये है आपका सैंडिस। सैंडिस ने डाकतार है, वो डाकतार हो रहा है मेरे से, ये सैंडिस ने किया था। नोर्मी तरेंगा दो तहूदारी निर्माण भी इनके द्वारा किया जाता है। अब मैं बताता हूँ अंतिम अधीक्षक। हमने प्रथम तो देख लिया एडमंड के बारे में, अंतिम आपको याद रखना है क्रॉफर्ड। क्या याद रखोगे, क्रॉफर्ड, ये अंतिम होते हैं। फिर कह रहा हूँ क्रॉफर्ड, ये अंतिम होते हैं। एक क्वेश्चन बनता है, कौन सा बनता है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी जब रतनपुर हम लोग देख रहे थे, रायपुर किसने स्थानांतरित की है, किस अधीक्षक ने किया है, तो वो कैप्टन एग्न्यू होगा। तो 3 कैप्टन के नाम बताता हूँ, मतलब अधीक्षक के नाम बताता हूँ। एक कैप्टन एडमंड प्रथम है, एक कैप्टन क्रॉफर्ड अंतिम है, एक है आपका कैप्टन एग्न्यू। ठीक, जो कि क्या हो जाएगा, रायपुर को राजधानी बनाते हैं। एक कैप्टन सैंडिस है, जो कि डाकतार के बारे में मैंने आपको बताया, याद रह जाए, याद रख लेना। नेक्स्ट, पुनः भोसला शासन कब से कब तक चला। आपने प्रत्यक्ष शासन देख लिया, आपने सुबह शासन देख लिया। ठीक, पुनः भोसला शासन कब से कब होता है, ये 1830 से 54 चलेगा भाई, 1830 से 54 ये चलता है। अंतिम मराठा शासक रघुजी तृतीय होता है, जिसकी मृत्यु पूछा जाता है। रघुजी तृतीय का मृत्यु 11 दिसंबर 1853 को होता है। ठीक है, 2 क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया है, आपको यहीं पे ऐड कर देता हूँ।
एक है प्रथम जिलेदार, एक है अंतिम जिलेदार। प्रथम जिलेदार कृष्णराव अप्पा। कौन? कृष्णराव अप्पा। अंतिम जिलेदार गोपाल राव अप्पा। ठीक बात है, मैं नेक्स्ट चलूँ अब। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ ब्रिटिश साम्राज्य का अंग कब बनता है? 1 फरवरी, 1 जनवरी हो जाएगा ये, ठीक है। 1 फरवरी 1855 होगा, सब में 1 जनवरी लिखा गया है। 1 फरवरी 1855 होगा, सबको काट लेना, पहली बात तो सब गलत है। 1 फरवरी 1855 आपको याद रखना है। क्या 1 फरवरी कहा मैं? फरवरी कह रहा हूँ। 1 फरवरी 1855 आपको याद रखना है। होता कैसे, यहाँ पे एक चीज़ देखना भाई, नागपुर राज्य है, ये ब्रिटिश के अधीन चला जाता है, तो नागपुर राज्य है, याद रखना, ठीक है। अब इसके अंतर्गत आप देखते हो तो छत्तीसगढ़ तो जिला है अभी, नागपुर के अंतर्गत छत्तीसगढ़ अभी जिला है भाई। तो नागपुर के लिए कमिश्नर की नियुक्ति की जाती है और जिलों के लिए डिप्टी कमिश्नर की नियुक्ति की जाती है। मैं इसको सी लिखता हूँ, ठीक है। नागपुर राज्य के लिए कमिश्नर और जिलों के लिए डिप्टी कमिश्नर। इसलिए आप यहाँ पे कमिश्नर को नागपुर राज्य में पढ़ते हो और छत्तीसगढ़ का प्रथम डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स सी इलियट को पढ़ते हो। ठीक बात है, ये ध्यान रहेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है ना। छत्तीसगढ़ का प्रथम डिप्टी कमिश्नर कौन था, इसलिए इसको पढ़ते हो प्रथम डिप्टी कमिश्नर। कमिश्नर क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि छत्तीसगढ़ तो अभी क्या है, ठीक है। तो याद रखना ये इलियट हो जाएगा। बेंसल तो उसके अंतर्गत होता है, ठीक है, नागपुर राज्य का प्रथम कमिश्नर होता है। अब तहसीलदारी व्यवस्था हम लोग देखते हैं। 1854 हमें तहसीलदारी व्यवस्था की शुरुआत दिखती है। 1854 में, ठीक है, रायपुर, धमतरी, रतनपुर ये बनते हैं। यहीं पे मैं बताता हूँ, 1854 में ये बनते हैं, ध्यान से सुनना। नवागढ़, दुर्ग ये 1857 में बनते हैं। नवागढ़ है ना, और दुर्ग ये 1857 बनते हैं। और सिमगा को देख रहे हो, ये 1863 में बनता है तहसील। तो यहाँ पे लिखा है 1854 में कौन सा नहीं बना है। देखो, रतनपुर तो बना है, धमतरी बना है, और रतनपुर धमतरी है ना, रायपुर एक साथ मैंने बताया। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही हो जाएगा, नवागढ़, सिमगा, दुर्ग वाला दूसरा ऑप्शन सही है, ठीक है, क्योंककि उस दिन नहीं बनाया, मतलब 54 में नहीं बनाया। समझ में आ रहा है क्या? नेक्स्ट में चलता हूँ, छत्तीसगढ़ संभाग कब बना? मैंने कहा ना छत्तीसगढ़ अब जिला है। 1862 आते छत्तीसगढ़ संभाग बन जाता है। एक्चुअल में 2 नवंबर 1861 को सीपी का गठन होता है। सीपी मतलब सेंट्रल प्रोविंस है, मध्य प्रांत का गठन होता है। इसी समय छत्तीसगढ़ के 3 जिले बनते हैं, आपको याद होगा। एक है रायपुर, एक है बिलासपुर, एक है संबलपुर। अब बोलोगे सर संबलपुर तो है नहीं, अरे मतलब उस टाइम पे बना है। और छत्तीसगढ़ संभाग 1862 में बनता है, ठीक। फिर 1905 का आपका राज्य पुनर्गठन होता है, जिसके अंतर्गत संबलपुर को हम लोग दे देते हैं, उसके अधीन क्षेत्रों को दे देते हैं, फिर वहां से लाते हैं, ये सब चीज होगा। छत्तीसगढ़ संभाग बनने के बाद प्रथम डिप्टी कमिश्नर कौन था? हमने कहा छत्तीसगढ़ का प्रथम डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स इलियट है। जब जिला था छत्तीसगढ़, जब ये संभाग बना तो प्रथम डिप्टी कमिश्नर अब एडमंड आते हैं। कौन है? कैप्टन एडमंड, ये बन जाते हैं, ठीक है, याद रहेगा। भौगोलिक पुनर्गठन 1905, इसके द्वारा जो है छत्तीसगढ़ की रियासतें शामिल होती हैं। मतलब कितनी करते हैं? मैंने कहा ना कि अब भौगोलिक पुनर्गठन होगा तो संबलपुर कुछ क्षेत्रों को, रायराखोर है ना, कालाहांडी, ये सब क्षेत्रों को हम लोग दे देते हैं, ठीक। और 5 क्षेत्रों को अपने में शामिल करते हैं, आपने पढ़ा होगा, जो कि झारखंड वाले क्षेत्र का है। 5 क्षेत्रों को हम लोग शामिल करते हैं, और ये 5 क्षेत्र होते हैं कोरिया, सूरजपुर, उदयपुर, चांगपखार, ठीक है, जसपुर, ये 5 क्षेत्र हम लोग शामिल करते हैं। नेक्स्ट में चलता हूँ, दुर्ग जिला कब बना? दुर्ग जिला 1906 में बनता है। इस प्रकार 3 जिला आपने देख लिया, ठीक। कौन कौन से देख लिया? एक रायपुर, बिलासपुर देख लिया, संबलपुर को तो हमने दे दिया। तो ये 1800 है ना, 61-62 के आसपास ये राउंड होता है, 61 में होता है, ठीक है। 62 में छत्तीसगढ़ संभाग बनता है, और 1906 में आप फिर दुर्ग जिला देखते हो। क्या देखते हो? दुर्ग जिला बनना देखते हो 1906 में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, सत्य कथन की पहचान करें। 1862 में पुलिस व्यवस्था में सुधार के तहत पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति की गई, बिल्कुल सही है। रायपुर में केंद्रीय जेल की स्थापना आपने पढ़ा होगा। 1885-86 बिलासपुर में जेल की स्थापना होती है, बिल्कुल सही है। तो उपर्युक्त सभी इसका सत्य कथन हो जाएगा। कुछ कुछ चीजें और होती है, मैं बताऊंगा तो बर्डन ना हो जाए बोल के नहीं बताता हूँ। जैसे कि आप देखेंगे तो नवीन डाक व्यवस्था, रायपुर में नवीन डाकघर प्रारंभ किया जाता है उसके अंतर्गत, और पोस्ट मास्टर है ना, स्मिथ को रखा जाता है, आपको यदि याद रहा जाए। और 5 जून 1855 आपने पढ़ा होगा, नागपुरी रुपया बंद हो जाता है और कंपनी का सिक्का प्रारंभ हो जाता है, ठीक। छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम रेल का संचालन कब हुआ था भाई? बताएंगे। 27 नवंबर 1888। किसके किसके मध्य हुआ था? बंगाल और नागपुर। क्या? बंगाल और नागपुर के मध्य होता है, ठीक। 1854 में लोक निर्माण विभाग बनता है, आपको याद रह जाए 3 चीज बताता हूँ। 1854 लोक निर्माण विभाग,
1989 ये बिलासपुर रेलवे स्टेशन की स्थापना होती है और 1900 में बिलासपुर रेल मंडल की स्थापना होती है। याद रह जाएगा क्या? नेक्स्ट में चलता हूँ। सही सुमिलित नहीं है। सोनाखान विद्रोह 1856, वीर नारायण सिंह, उदयपुर विद्रोह 1858, कल्याण सिंह, सिपाही विद्रोह 1858, हनुमान सिंह, हल्बा विद्रोह 1774, दरियादेव। ये सही सुमिलित नहीं है, मैंने कहा था हल्बा विद्रोह इसके नेतृत्व करता सिंह होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में चलो। असत्य कथन कौन सा है? आईएनसी का बंबई अधिवेशन में विलियम ब्रेडरबर्न अध्यक्ष थे। अगला है आईएनसी के नागपुर अधिवेशन में छत्तीसगढ़ के किसान मालगुजार शामिल थे। बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ बाल सभा 1870 रायपुर, ये भी सही है। रायपुर बिलासपुर रीडिंग क्लब 1899, ये गलत है। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि 1899 ये रायपुर की मालिनी रीडिंग क्लब है, जबकि बिलासपुर रीडिंग क्लब 1870 है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसका सही आंसर लास्ट वाला ऑप्शन है। नेक्स्ट में चलता हूँ। वीर नारायण सिंह बिंझवार जनजाति से थे। वे छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम शहीद हैं। उन्हें उनकी प्रथम गिरफ्तारी 20 अक्टूबर 1856 को हुई थी। उन्हें 10 दिसंबर 1857 को फांसी दी गई थी। सब कुछ सही है सिवाय तीसरा के। तीसरा को आपको ध्यान में रखना है। जो तीसरा आप देख रहे हो ये आपका 24 अक्टूबर है। ठीक है, इसका सही हो जाएगा। हनुमान सिंह ने मेजर सिडुअल की हत्या कब की थी? बताएंगे कब की थी भैया? 18 जनवरी 1858। 18 जनवरी 1858 को, है ना, हनुमान सिंह ने मेजर सिडुअल की हत्या कर दी। 22 जनवरी 1858 याद रखना 17 सिपाहियों को फांसी दी जाती है। मतलब हनुमान सिंह यहाँ से जो है थोड़ा निकलने में सफल हो जाते हैं। फिर पकड़ के जितने और सिपाही होते हैं, है ना, जो कि हनुमान सिंह के साथ देते रहते हैं, उन्हें जो है 22 जनवरी 1858 को, है ना, ब्रिटिश शासन के द्वारा जो है फांसी दी जाती है। ठीक, नेक्स्ट में चलता हूँ। अगला है, निम्न में से कौन नरम दल के नेताओं में शामिल नहीं थे? डॉक्टर शिवराम मुंजे, देवेंद्रनाथ चौधरी, राय बहादुर, माधवराव सप्रे। याद रखना है ये नरम गरम दल वाला बहुत पूछता है। इसका सही आंसर तो भैया माधवराव सप्रे होगा। कौन? माधवराव सप्रे। ये नरम दल के नहीं थे। तो ये तीनों नरम दल के थे। साथ में श्री केलकर, श्री माधुरकर और हरि सिंह गौर, इनको याद रखना, ये नरम दल के थे, याद रखना। उसी प्रकार गरम दल के नेता में शामिल नहीं थे। तो शिवराम मुंजे, दादा साहब खापर्डे, रविशंकर शुक्ल, ये आपके देखते हैं। तो आप देखते हो माधवराव सप्रे को, आप देखते हो दादा खापर्डे को, रविशंकर शुक्ल, ये सब गरम दल के नेता हैं। लेकिन शिवराम मुंजे को अभी मैंने और विकल्प में रखा था, ये नरम दल के नेता है। ठीक, तो ये शामिल नहीं थे। तो भैया अब और याद रखते हैं कि कौन कौन से गरम दल में थे। ठीक है, तब आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि वामनराव लाखे, राघवेंद्र राव, ई राघवेंद्र राव, हनुमान सिंह और लक्ष्मण राव। एक्चुअली यहाँ राव ज़्यादा मिलेगा, जैसे कि माधव राव, वामन राव, राघवेंद्र राव, लक्ष्मण राव। ठीक है, दादा साहब, अब दादा साहब को थोड़ा बोला ना भाई, दादा हैं तो गरम दल के होंगे, ऐसा कनेक्ट कर लेना। रविशंकर शुक्ल को साथ में रख लेना, हनुमान सिंह को आप, है ना, साथ में रख लेना। ठीक, ये क्या हो जाएंगे? गरम दल के नेता हो जाएंगे। नेक्स्ट में चलता हूँ। अगला है, हिंद केसरी पत्रिका के प्रकाशक कौन से? माधवराव सप्रे थे। ठीक, आपको पता है लोकमान्य तिलक जी से प्रेरित थे। वो मराठी भाषा में जो छापते थे उसको हिंदी में ये छापते थे इधर। ठीक है ना, तो उसके लिए उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। नेक्स्ट में चलता हूँ। एक चीज़ है, देश की दुर्दशा करके माधवराव सप्रे के बारे में याद रखना, वो भी एक पूछा जाता है, उनकी रचना है। ठीक, 1907-8, है ना, ये जो नागपुर से उसकी छपाई होती थी हिंद केसरी की 1907-8 से। ठीक है, इसको भी ध्यान रख लेना, पूछ लेता है। देश के प्रथम छात्र हड़ताल 1907 के नेतृत्व करता कौन है? ठाकुर प्यारेलाल सिंह। कौन? ठाकुर प्यारेलाल सिंह। मैं ना इतना स्पीड नहीं करने वाला था, आपको बहुत कुछ और देने वाला था। पता है ना, किसी की मुर्गी चिल्ला रही है तो किसी की बकरी। मैं 3 दिन से परेशान, मैं तो मैसेज भी लिख चुका था, आपको दूंगा कि भाई मैं सीजी हिस्ट्री नहीं करने वाला हूँ, नहीं हो पाएगा। जब से गाँव आया हूँ 3 दिन से परेशान हूँ मैं, हो ही नहीं रहा है शूट यार। सब लिख के रखो, इधर कौन चिल्ला रहा है, इधर क्या कर रहे हैं। अभी थोड़ा शांत है और किस्मत है लाइट गोल है। 3-4 जगह आसपास में जोत चल रहा है ना, माता विराजी हैं अभी, दुर्गा माँ। तो समझते हो कितना शूट करना बहुत मुश्किल है। तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह याद रहेगा। नेक्स्ट में चलता हूँ, थोड़ा जल्दी खत्म कर लेता हूँ। राजनांदगांव में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना। ठीक, 1909। यहाँ पे 3 चीज़ मुझे बताना था। 1912 में कान्यकुब्ज महासभा था, 1915 माल गुजार सम्मेलन था, रायपुर टाउन हॉल में हुआ है, यादवराव देशमुख अध्यक्ष थे उसके। ये सब चीज़ रखा हूँ यार बताने के लिए, बट अभी भी आपको आवाज़ आ रहा होगा मुर्गियों। छत्तीसगढ़ में होम रूल लीग की क्षेत्रीय शाखा की स्थापना कब हुई थी? बताएंगे। होम रूल लीग की क्षेत्रीय शाखा की स्थापना 1917 में होती है, लेकिन इसको मैं बताऊंगा कि 1918 में क्षेत्रीय सम्मेलन होता है, उसकी अध्यक्षता रविशंकर शुक्ल करते हैं, याद रखना।
ठीक। नेक्स्ट है कंडेल नहर सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल, याद रखना ये सही हो जाएगा। और ये तो इनके सहयोगी थे। तो पहला ऑप्शन के साथ आपको जाना है। कब हुआ था इसको याद रख ही लो भाई, जुलाई 1920 में। जुलाई 1920 में हुआ था, धमतरी में होता है, फिर कह रहा हूँ, ठीक, याद रहेगा, जुलाई 1920 धमतरी। कथनों पर विचार करें, गलत कथन को चुने। गांधी जी प्रथम बार छत्तीसगढ़ 20 दिसंबर 1920 को आए थे। 21 दिसंबर 1920 को गांधी जी धमतरी पहुंचे। गांधी जी के प्रथम आगमन में उनके सहयोगी शौकत अली थे। बिल्कुल सही है, सभी सही है, इनमें से कोई नहीं, मतलब गलत इनमें से कोई नहीं है। पीडीएफ दूंगा, आराम से पढ़ते रहना, है ना। मैं थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करता हूँ, पीडीएफ में आराम से पढ़ना। बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन के संबंध में असत्य कौन सा? प्रथम आंदोलन अप्रैल 1920 में होता है, नेतृत्वकर्ता ठाकुर प्यारेलाल जी थे। प्रथम आंदोलन में हड़ताल 36 दिनों तक चला। द्वितीय आंदोलन 1924, ये भी सही, लेकिन तृतीय 1936 सही नहीं, 1937 है। याद रहेगा क्या? 1937 है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में चलता हूँ, अगला है आपका, निम्न में से किसने राय साहब की उपाधि, सबसे पहले याद रखना, अच्छे से याद रखना, नागेंद्र नाथ डे, इन्होंने राय बहादुर की उपाधि त्यागी। काजी शमशेर खान ने खान साहब की उपाधि त्यागी। वामन राव लाखे इसका सही आंसर हो जाएगा, जिन्होंने राय साहब की उपाधि त्यागी। साथ में कल्याण जी, थैंकर और फिर सेठ गोपी किशन, इन्होंने भी राय साहब की उपाधि त्यागी थी। इसका सही आंसर वामन राव लाखे। नेक्स्ट में चलता हूँ, रायपुर में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना कब की गई? बताएंगे 2 फरवरी 1921, 5 फरवरी 1921, 6, 7, कौन सा हो जाएगा? 5 फरवरी 1921 इसका सही आंसर हो जाएगा। 5 फरवरी 1921, ठीक। नेक्स्ट में चलता हूँ, कर्मवीर पत्रिका का संपादन किसने किया? कर्मवीर पत्रिका माखनलाल चतुर्वेदी। कर्मवीर पत्रिका माखनलाल चतुर्वेदी। एक पत्रिका, मतलब एक और पूछा जाता है, पुष्प की अभिलाषा किसकी रचना है? तो भी माखनलाल चतुर्वेदी। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। तो माखनलाल चतुर्वेदी के 2 मैंने बताया, कर्मवीर पत्रिका, पुष्प की अभिलाषा। छत्तीसगढ़ का प्रथम जंगल सत्याग्रह ये कब हुआ था? 21 जनवरी 1921। कब हुआ था? 21 जनवरी 1921। कौन सा हुआ था? सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह। सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह ये छत्तीसगढ़ का प्रथम जंगल सत्याग्रह है, 21 जनवरी 1921 को होता है। एक चीज और आपको याद रखना, इसको क्वेश्चन नहीं बनाया हूं मैं। पंडित सुंदरलाल शर्मा ने केंद्रीय जेल में रहते हुए, रायपुर के केंद्रीय जेल में रहते हुए श्री कृष्ण जन्मस्थली जेल पत्रिका, उसे जेल पत्रिका भी कहते हैं, उसका संपादन किया था। याद रह जाएगा, क्या पूछा जाता है? कौन सा मैंने कहा? पंडित सुंदरलाल शर्मा ने केंद्रीय जेल रायपुर में रहते हुए जेल पत्रिका, जिसे कृष्ण जन्मस्थली भी कहा जा रहा है, संपादन किया था। याद रहेगा। नेक्स्ट चलता हूँ, किसकी अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ में स्वराज दल स्थापित हुई थी? ई राघवेंद्र राव, सेठ गोविंद किशन या फिर गोविंद दास, घनश्याम सिंह है। मैं सीधा आ जाता हूँ, गोविंद है ना, जो कि आपका सेठ गोविंद दास है। छत्तीसगढ़ में स्वराज दल की स्थापना, मतलब स्थापित हुई, याद रखना, इसकी अध्यक्षता में हुई। जल्दी जल्दी में मेरा भी, ई राघवेंद्र राव इसके प्रमुख नेता थे, ठीक है। नेक्स्ट मैं चलता हूँ, छत्तीसगढ़ में झंडा सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? बिलासपुर से हुई थी, आपको ध्यान में रखना है। 31 मार्च 1923। सही सुमिलित नहीं है, सब कुछ सही सुमिलित है भाई, चरखा संघ के छोड़ के। चरखा संघ ना ये 1924 बिलासपुर ना होकर के ये मुंगेली है। सबको पढ़ लेना पीडीएफ में, है ना, ये मुंगेली है। नेक्स्ट में चलता हूँ, असत्य कथन की पहचान का पॉज करो, है ना, आंसर देना हो तो पॉज करो, थोड़ी सी मजबूरी है यार, ठीक। कब लाइट आ जाए, कब बहुत ज़्यादा शोर हो जाए, कोई गारंटी नहीं है इसकी, सही बता रहा हूँ मैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय बिलासपुर शासकीय स्कूल में 4 अगस्त 1930 को झंडा फहराया गया। बिल्कुल सही है, सब कुछ सही है। असत्य कथन पहचानना, तो कोई भी असत्य नहीं है, याद रखना, इनमें से कोई नहीं। पढ़ दोगे, बिलासपुर में वानर सेना का गठन, धमतरी में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना, ठीक। नेक्स्ट में चलता हूँ, ये भेजूंगा, है ना, पीडीएफ। मोहबना पोड़ी, लभरा, तमोरा, बदरा टोला, ये पढ़ देना यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 जुलाई 1930 क्या वो बहुत हो गया भाई, 1930 उसको कर लेना, 19,930 हो गया, 1930 कर लेना उसको। 8 सितंबर 1930, 9 सितंबर 1930, सब कुछ सही है, लेकिन बदरा टोला का आपको याद रखना है, 20 जनवरी 1938 है। अच्छा ये तो है 20 जनवरी 1938, इसको याद रख, 21 जनवरी 1939 है, सॉरी, ये 21 जनवरी 1939 है, इसको याद रखना, 21 जनवरी 1939 है, सही आंसर हो जाएगा। असत्य, सुमिलित नहीं है वो, 21 जनवरी 1939 हो जाएगा। तमोरा जंगल सत्याग्रह हुआ था, कब हुआ था भाई, मतलब किसके समय पे हुआ था? एक गट्टा से लिया गया क्या? 1 मिनट, इसको चलते हैं। तमोरा जंगल सत्याग्रह बताओ। इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुआ था, इसको आपको ध्यान में रखना है। गट्टसिली सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? याद रखना, नारायण राव मेघाले और नथुजी जगताप। बाबू छोटेलाल को भी यहाँ पे माना जाता है। यहीं पे 2 चीज बताता हूँ, नरसिंह अग्रवाल, ये मोहबना पोड़ी है ना, बालोद आप देखते हो, इसके नेतृत्वकर्ता होंगे। रामाधार दुबे,
ये पूड़ी गांव सिपत बिलासपुर के अंतर्गत आता है, इसके हो जाएंगे। ठीक, तुम्हारा वाला मैंने बता दिया। रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह कब हुआ था, कब हुआ था भाई बताएंगे। ठीक है, इसका सही आंसर 22 अगस्त 1930 हो जाएगा, ये इसका सही हो जाता है। और जो आपने देखा ना गट्टा सिली वाला में, गट्टा सिली देखे थे क्या, ठीक है, नारायण राम मेघालय बाबू या फिर नथुजी जगताप, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, इसके है ना, इसके भी वो नेतृत्व करता हो जाएंगे। तमरो जंगल सत्याग्रह के बारे में सब कुछ सही है भाई, असत्य आपको छांटना है। 9 सितंबर 1930 को हुआ था, यति यतन लाल, शंकर राव गनौद वाले, भगवती मिश्र, है ना, है ना, ये सब हो जाएंगे। इसमें दयावती ने अनुभागी विभागी को तमाचा मारा था। और जितने भी लिखा है ना, याद रखना, सभी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसका सबसे गलत कथन हो जाएगा, मतलब गलत कथन हो जाएगा, सत्याग्रह गरियाबंद जिला में ये चीज़ हुआ था, ऐसा नहीं है। तमोरा भाई ये कहाँ पे है, महासमुंद में। ठीक, तो महासमुंद जिला में ये हुआ था, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट में चलता हूँ, भाई बजना चालू हो गया थोड़ा थोड़ा याद। ठीक है, हाँ सच में चालू हो गया, थोड़ा जल्दी करता हूँ मैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वितीय चरण के दौरान प्रथम डिटेक्टर कौन था। अब डिटेक्टर चुना जाता है ना, पढ़ेंगे बहुत डिटेल से, आपकी एग्जाम कम है, बस आप प्रैक्टिस कर लो, पढ़ के तो आएंगे थोड़ा बहुत। ठीक, प्रथम डिटेक्टर कौन था, रविशंकर शुक्ल को आपको याद रखना, यहीं पर मैं सबको कवर कर देता हूँ। पंडित रविशंकर शुक्ल। 29 जनवरी 1932 रायपुर में पेशावर दिवस मनाया जाता है, याद रहेगा क्या, 29 जनवरी 1932। श्रीमती राधाबाई ये प्रथम एवं एकमात्र डिटेक्टर महिला थी, प्रथम एवं एकमात्र महिला डिटेक्टर। ठीक है, तो 13 जून 1932 को इनकी गिरफ्तारी भी हो जाती है, क्योंकि रायपुर को नेतृत्व करता कर देते हैं, और इसका भी एक कारण है। ठीक है, तो ये सही आंसर रविशंकर शुक्ल है ना। राधाबाई के बारे में याद रखना, महिला बोले तो प्रथम या फिर एकमात्र, दोनों सही हो जाएगा। गांधी जी का द्वितीय आगमन कब हुआ था, 22 नवंबर 1933, सही हो जाएगा। ठीक है, द्वितीय आगमन कब हुआ था, 22 नवंबर 1933। कौन से दौरान, कभी कभी पूछा जाता है, तो द्वितीय सविनय अवज्ञा के दौरान ये हुआ था, 22 से 28 नवंबर तक इस बार आते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह के संबंध में सत्य कथन कौन सा है, इस सभी सत्य कथन है, एक बार पढ़ लेना तो सबको। बिलासपुर में प्रारंभ, व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ ठाकुर शिवलाल ने किया था, लेकिन इसमें ना इंपॉर्टेंट ये आपको रखना ही है। रविशंकर शुक्ला को छत्तीसगढ़ का प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही मानते हैं, वो चालू हो गया, मैं थोड़ा जल्दी करता हूँ, है ना। मैं पीडीएफ भेज दूंगा यार, है ना, जो 5-10 क्वेश्चन मैंने बोला था लास्ट टाइम कराऊंगा, उसे पीडीएफ भेज दूंगा, पढ़ लेना, उतने में काफी है आपका। छत्तीसगढ़ का भगत सिंह किसे माना जाता है, परशुराम सोनी, आ जाओ जल्दी। ठीक, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन है। मलकानपुर पर छत्तीसगढ़ के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी कब हुई थी। अब ऐसे पूछे, ये सेम क्वेश्चन आया ना, तब आपको 8 अगस्त मारना है। क्या कहा मैं, ठीक, सॉरी ये गलती हो गया मेरे से जल्दी में। ठीक, ये क्वेश्चन आया ना, तब आपको 9 अगस्त मारना, सेम क्वेश्चन आए तो। यदि वो व्यक्तिगत रूप से आपको पूछे ना, जैसे कि तीर्थनाथ तिवारी, याद रखना, तो ये इसके लिए रायपुर हो जाता है। मलकानपुर से रविशंकर शुक्ल हो जाएंगे, बिलासपुर से अमर सिंह हो जाता है। ठीक है, याद रखना कौन, अमर सिंह हो जाता है। और बेमेतरा से वी.वाई. तामास्कर को गिरफ्तार किया जाता है। और रायपुर से हमने कहा है ना कि इसका सही आंसर है तीर्था के साथ में याकूब अली को भी किया जाता है। नेक्स्ट में चलता हूँ, रायपुर में विद्यार्थी जुलूस के नेतृत्व करते रघुवीर सिंह शास्त्री थे, सब कुछ सही है भाई। लास्ट ऑप्शन आना, लास्ट ऑप्शन गलत है, 10 दिसंबर 1942 न होकर के ये 9 सितंबर है, 9 सितंबर 1942 है। बाकी सब सही है। नेतृत्व करता ठाकुर राम कृष्ण, है ना, ठाकुर रामकृष्ण सिंह हो जाते हैं। इसको एक बार पढ़ लेना, बिल्कुल 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 सही है भाई, पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर कह रहा हूँ मैं। 15 अगस्त 1947 को गांधी चौक में रायपुर में झंडा किसने फहराया था, बताएंगे मुझे, किसने फहराया था जी। ठीक है, तो रायपुर वाला हो जाएगा आपको वामन राव लाखे। ठीक, एक बिलासपुर का याद रखना, तो बिलासपुर का जो आपका हो जाएगा ना, बिलासपुर चौक में, गांधी चौक में राम गोपाल तिवारी, याद रख लेना, राम गोपाल तिवारी। बाकी सबका और अलग अलग है, जैसे कि रविशंकर शुक्ल सीताबर्डी नागपुर में करते हैं। पुलिस लाइन रायपुर में आर.के. पाटिल के द्वारा किया जाता है। दुर्ग में घनश्याम सिंह गुप्त के द्वारा किया जाता है। ठीक है, गांधी चौक बिलासपुर राम गोपाल तिवारी के द्वारा किया जाता है। तो ये आपका सीजी हिस्ट्री खत्म होता है बहुत गंदे तरीके से। अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, देखो सुन, मेरे घर के साइड वाला चालू हो जाए तो मर जाएंगे अपन। ठीक है, और नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो याद रखना ये चीज़, है ना, ये चीज़ आपका खत्म हो गया है। थोड़ा सा क्विक में लास्ट में क्यों 8-10 क्वेश्चन आपको सरफपुरी वंश या फिर प्राचीन से कुछ देखने को मिलेगा, क्वेश्चन मैं आपको भेज दूंगा। ठीक, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करना। बहुत एमपी क्वेश्चंस हैं, इसको अच्छे से करके जाना, पीडीएफ में अच्छे से पढ़ लेना भाई। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।